साला कप नमदू, इसका क्या मतलब है? हाँ, ई साला कप नमदू। इस साल कप जीत गए भाई, फाइनली जीत गए। मैं तो पंजाब को बैक कर रहा था, पर जब मैच देखा तो विराट कोहली के लिए आई फेल्ट वेरी गुड। पर मान लो अगर वो 5 छक्के मार देता तब तो। हाँ। हाँ लेकिन उसने ऑलमोस्ट खींच लिया था मैच। हाँ, हो सकता है शायद नो बॉल वगैरह मत डालो। चलो खैर बढ़िया है। फीलिंग हैप्पी फॉर विराट। 600 के आसपास वील डू स्टैटिक क्वेश्चंस, बाकी स्टैटिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ हरप्पन साइट। हरप्पन पता है क्या है हरप्पन? व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन? हाँ, दो चीज बताऊं सिर्फ उतना याद रखना। सबसे पहले आई थी पैलियोलिथिक एज। कौन सी एज? पैलियोलिथिक मतलब स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन। हमने जो अपना टाइम है वो किस पे डिवाइड कर रखा है ह्यूमन के उसको, आगे एवोल्यूशन को किस पे डिफाइन कर रखा है? स्टोन पे। क्यों स्टोन पे? वाई स्टोन? स्टोन से कोई बेटर तरीका मिला नहीं। आदमी का अंगूठा इन्वेंट हो चुका था, उसके बाद उसने बनाने शुरू किया क्या? स्टोन्स। स्टोन से वो ज़्यादा हंटिंग कर पाता था, स्टोन से ज़्यादा हंटिंग कर पाया था। जो सबसे पुराने टूल्स मिले हैं उनको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। कौन सी एज? पैलियोलिथिक। उसके बाद कौन सी आएगी? मीजोलिथिक। कौन सी? मीजोलिथिक। मीजोलिथिक के बाद नियोलिथिक। बिल्कुल भी डरना नहीं है। पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, न्यू स्टोन। यहाँ तक की हिस्ट्री हम लिखी भी नहीं है, यहाँ तक की हिस्ट्री लिखी ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? स्क्रिप्ट ही नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा इसके बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, यहाँ से स्क्रिप्ट लिखी तो है, बट उस स्क्रिप्ट को कोई आज तक डेसिफर, डेसिफर का मतलब क्या होता है? डिकोड। वहाँ पढ़ाया था वन वर्ड में लास्ट, डेसिफर याद है? कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। उसके बाद की हिस्ट्री जो है वो रिटर्न भी है और अंडरस्टूड भी है। समझ पाए? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ हरप्पन साइट। अब हरप्पा में हमें कुछ कुछ मोटी मोटी साइट्स याद रखनी है। सबसे पहले याद रखेंगे धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ मिलेगा? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ क्या है? गुजरात वाला एरिया। कौन सा एरिया? गुजरात वाला एरिया। धोलावीरा फेमस क्यों था? धोलावीरा में है पोर्ट। पोर्ट को वो लोग बोलते थे डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? देखो ये सब फेमस क्यों है। अब धोलावीरा से हमें ये पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाहर से ट्रेड करते थे। कैसे? तभी तो बेटा वहां पे डॉकयार्ड बना हुआ है। डॉकयार्ड मिलेगा ही तब जब वहां पे ट्रेड होता होगा। अब ट्रेड होता था कहाँ पे? धोलावीरा से। तो धोलावीरा पूछ लेता है, धोलावीरा क्या, क्यों, वाई इज धोलावीरा फेमस? बिकॉज देयर वाज अ ट्रेड हैपनिंग एंड देयर वाज अ डॉकयार्ड। अब देखो मेहरगढ़ क्यों फेमस है? आंसर इसका मेहरगढ़ ही होगा। क्यों, मैं बताऊंगा अभी। देखो मेहरगढ़ किस एज में आएगा? नियोलिथिक। और नियोलिथिक पहले आया कि इंडस वैली? नियोलिथिक। बाकी के तीनों शहर किसके हैं? इंडस वैली के। बाकी के तीनों शहर किसके हैं? इंडस वैली के। ये है सोत का गोड़। सोत का गोड़। सोत का गोड़ भी क्यों फेमस है? डॉकयार्ड। किसके लिए? डॉकयार्ड मतलब पोर्ट। और लोथल में लिखो, राइट डाउन, लोथल इज ऑल्सो अ पोर्ट। नाउ ऑल ऑफ दीज साइट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। बचा कौन सा? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? आज का पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहाँ पे? बलूचिस्तान। अब तुम पूछोगे मेहरगढ़ फेमस क्यों है? क्यों फेमस है? दुनिया में एग्रीकल्चर का सबसे पहला ट्रेस कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। मतलब ऐसा माना जाता है दुनिया में सबसे पहले खेती कहाँ पे हुई? मेहरगढ़। मॉडर्न डे पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है। फर्स्ट साइट्स, साइट्स या एविडेंस ऑफ इसका एग्रीकल्चर। क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ हरप्पन साइट। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। बस ये जो साथ में हम इन्फॉर्मेशन ले ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं। तुम्हारे अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो तरीका क्या था। वो तुमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि तुम्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स याद हों। कैसे याद होंगी? मेन मेन साइट्स याद हो सकती है ना भाई। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम और क्या है? हरप्पन सिविलाइजेशन। ये कहाँ पे थी? इंडिया प्लस मॉडर्न डे पाकिस्तान। यहाँ पे थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सारे शहर थोड़ी याद करोगे। क्वेश्चन इसलिए पूछा, अगर तुमने नॉर्मल अब जैसे पढ़ रहे हैं तो बेसिक स्टैटिक जीके भी पढ़ेगा, वो ये पढ़ेगा कि एग्रीकल्चर दुनिया में पहली बार कहाँ मिला। तो आंसर क्या था? मेहरगढ़। जब ये पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि एग्रीकल्चर तो नियोलिथिक एज में ही आ गया था। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही क्या आ चुका था? नियोलिथिक एज। जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि मेहरगढ़ वॉज द फर्स्ट साइट टू हैव एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर तो हमने नियोलिथिक एज में ही पा लिया है। अब नियोलिथिक एज में अगर एग्रीकल्चर पा लिया है तो नियोलिथिक वाली ही साइट तो होगी जो ऑड वन आउट होगी। समझ में आया?
पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। रेस्ट ऑफ द थ्री आर डॉकयार्ड्स। बचा कौन सा? मेहरगढ़। वाई इज मेहरगढ़ फेमस? एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखो एक चीज और लिखो, इंडिया में जो सबसे बड़ी साइट है इसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है राखी गढ़ी हरियाणा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, राखी गढ़ी हरियाणा। मैंने क्या बोला? ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लो। इस टाइप का होगा इंडिया, पाकिस्तान भी तो इधर ही आएगा। तो अब कुछ 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 इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में चला गया, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो। ये इंडिया में नहीं है ना, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो। अब यहाँ पे इंडिया में हरियाणा में एक साइट है जिसका नाम है राखी गढ़ी। क्या नाम है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, वेयर इज राखी गढ़ी? इन हरियाणा। वाई इज इट फेमस? लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ इंडिया। समझ पाए? क्या समझे? अच्छा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारी 2500 से 2000 बीसी। बीसी समझते हो? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट। समझ में आया? बीसीई भी लिखा मिलता है, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, बीसीई इसलिए लिखते हैं, देखो समझो। पहले एडी बीसी लिखा होता था। ये मानते हैं कि क्राइस्ट जब पैदा हुए उसके बाद की डेट एडी है ना, और उससे पहले की बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ। अब जो चाइना है, इंडिया है, ऐसे देशों ने बोलना शुरू किया कि भाई हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। जैसे जो बुद्धिज्म है, वो जीरो से लगभग 5000 साल पहले ही आ गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जीरो से लगभग 2500 साल पहले ही आ गई थी। तो इन लोगों ने ये बोलना शुरू किया, किन्होंने? एशियंस ने। वाई शुड वी फॉलो दिस? हम क्राइस्ट के हिसाब से क्यों मान के चले? हमारा सिविलाइजेशन तो बहुत पुराना है। तो इसका बाद में नाम कर दिया बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा। ऐसा माना गया कि जीरो के बाद से दुनिया इंटीग्रेट होना शुरू हो। समझ में आ रहा है? इसलिए हिस्ट्री बुक्स में एडीबीसी लिखा होता है, और जो नई किताबें होंगी, अच्छे राइटर्स की किताबें होती हैं, अपडेटेड होती हैं, उसमें बीसीई, फोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन, या फिर आफ्टर का मतलब कॉमन एरा। आफ्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन एरा तो ये है ही, कॉमन एरा तो ये है ही, इससे पहले वाला बिफोर कॉमन एरा। तो बीसीई और सीई। अगर मान लो लिखा हुआ है 600 सीई, तो इसका क्या मतलब है? कॉमन एरा। इस्लाम केम अराउंड 500 600 सीई। समझ में आ रहा है? पक्का? इंडस वैली सिविलाइजेशन वो 2500 ईयर बीसीई, मतलब क्राइस्ट के पैदा होने से भी 2500 साल पुरानी साइट है। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें भी पता है ना, खेती 2500 साल पहले, देखो 2000 साल हम जी चुके हैं। हम लगभग 2100 में है ना, 2025 में है। तो 2000 साल ये जी लिए। क्राइस्ट 2000 साल पहले पैदा हुए मतलब, है ना? जैसे ब्रिटिशर्स 1947 में आए, ऐसे जीरो में कौन हुआ है? क्राइस्ट। क्राइस्ट से भी 2500 साल पहले कौन हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुमको क्या लगता है खेती सिर्फ 5000 साल पुरानी है? पाँच क्यों? तो ये जीरो, दो जीरो के आगे के दो, और ढाई ये। तुमको लगता है खेती 4500 साल पुरानी है बस? उससे भी ज़्यादा। तभी तो ये आंसर है मेहरगढ़ नियोलिथिक एज। खेती हमने इन्वेंट कर ली थी लगभग 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले कब? इवन बिफोर क्राइस्ट, मतलब लगभग 12,000 साल पहले। चलें आगे? समझ रहे हो? 12,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर इन्वेंट कर लिया था। एग्रीकल्चर इन्वेंट होने का मतलब क्या है? अब आदमी सेटल होना शुरू करेगा। जब खेती होगी, खेती होगी तो क्रॉप उगाएगा, क्रॉप उगाएगा तो पास में घर रखेगा, घर रखेगा तभी तो एनिमल को डोमेस्टिकेट करेगा। जो हम जो देख रहे हैं ना, ये 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जब खेती नहीं थी तब वो रोज हंटिंग गैदरिंग करता था। खेती थी नहीं तो उसका कोई लैंड नहीं था, कि रखवाली किसकी करेगा? जब खेती शुरू हुई तो रखवाली शुरू हुई, रखवाली शुरू हुई तो सेटलमेंट शुरू हुए। इसीलिए कभी क्वेश्चन आगे आएगा कि डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना कब शुरू किया? आंसर क्या होगा? सॉरी, नियोलिथिक, जब एग्रीकल्चर आएगा। समझ पा रहे हो? जितना भी पढ़ो स्टैटिक जीके इकट्ठी नहीं पढ़ोगे, जितनी भी पढ़ो लॉजिकली पढ़ो। समझ में आया? तो डॉग्स कब आएंगे? नियोलिथिक। फायर कब इन्वेंट होगी? नियोलिथिक। समझ में आ रहा है? चलें आगे? चलो। व्हील कब इग्नोर होगा? व्हील 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 व्हील, पहिया। पहिया कब बनाया जाएगा? जब अनाज होगा। अनाज होगा तभी तो अनाज को पीसोगे। पहिया सबसे पहले चलने के लिए थोड़ी आएगा, पहिया तो पहले अनाज पीसने के लिए आएगा, और अनाज होगा तभी तो पीसोगे। तो व्हील पूछता है, व्हील कब, ह्यूमंस ने व्हील का कब इन्वेंशन किया? नियोलिथिक। चले आगे? समझ में आया? पक्का? राखी गढ़ी लिख लिया, बिगेस्ट हड़प्पन साइट। एक चीज और देख लो, जो देखो हड़प्पा, जो हड़प्पा सिटी है, ये कौन सी रिवर पे बनी हुई है? रवि रिवर पे। कौन सी रिवर? रावी कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सी रिवर? रावी। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस किस रिवर पे है? इंडस रिवर पे। इस पे मूवी भी आई है मोहनजोदारो। ये याद रख लेंगे हम सब। क्या क्या याद रखना है हमें? मेहरगढ़ दुनिया की पहली एग्रीकल्चरल साइट। समझ में आया?
इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम 3 शहर याद रखेंगे, लोथल और लोथल, धोलावीरा, सोतकागोड़। समझ में आया? इसके अलावा राखीगढ़ी याद रखेंगे। राखीगढ़ी पूछता है, और एक और पूछता है कालीबंगम। कालीबंगम, कालीबंगम के बारे में फेमस है कि वहां सबसे पहले इंसान की चूड़ियां मिली थी। क्या मिली थी? चूड़ियां, बैंगल्स। कालीबंगन से याद रखो, कालीबंगन मतलब बैंगल। कालीबंगन, कालीबंगन। स्टैटिक जीके के लिए और मत परेशान होना कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, इतना ही याद ही रख पाओगे। इससे रिलेटेड जो भी बनेगा यहीं से बन जाएगा। इंडिया में है कालीबंगन, लेकिन याद नहीं तुमको, बस ये कालीबंगन शहर याद रखो, लोथल याद रखो, धोलावीरा याद रखो, सोत्तागोड़ याद रखो। सब ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या फेमस है? किसकी? किसकी? फर्स्ट पैलियो। पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियो मीन्स, मीजो मीन्स मिडल, नियो मीन्स न्यू। समझ में आया? इसके बाद आई इंडस वैली। इंडस वैली की स्क्रिप्ट हम डेसिफर कर पाए, यस और नो? नो, तभी तो बोला ना, इंडस वैली की हम स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हुआ उसकी हम स्क्रिप्ट आज तक डिकोड नहीं कर पाए। हम वहाँ के शहरों से ही समझते हैं वहाँ क्या था। डॉकयार्ड जैसे बोला, रिजर्वॉयर मतलब, अब कैसे पता चला? खुदाई की तो देखा वहाँ पे। समझ में आया? पक्का? चलें आगे। इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस ईयर में बनाया गया? 1921। और इसका पहला चेयरमैन था अलेक्जेंडर कनिंघम। अब मेरी बात पूछो, तुम ये क्यों पढ़ा रहे हो? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों पढ़ा रहे हो? जब ये बनाया जाएगा तभी तो खुदाई शुरू होगी, इसीलिए क्वेश्चन आएगा। खुदाई करेगा कौन? सरकार खुदाई करेगी ना भाई। तो सरकार कोई डिपार्टमेंट बनाएगी? ये आज भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, इन सब की रखवाली कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was established in the year 1921. Who was the first chairman? Alexander Cunningham. चले आगे। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। चले आगे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग कहाँ मिला है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग, हाँ, मेहरगढ़, 1921। ये देखो, ये सोत का, ये हमने किसका मैप बना रखा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या नाम है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये देखो, मोहनजोदाड़ो दिख रहा है, मोहनजोदाड़ो दिख रहा है, हड़प्पा दिख रहा है, राखी गढ़ी दिख रहा है। इसके बाद देखो धोलावीरा, कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाले एरिया। और इसके बाद देखो सुतका गिंडोर, ये भी है। कौन सा नहीं है? मेहरगढ़। समझ में आया? आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। चले आगे। भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर। क्या है भीमबेटका? कहाँ पे है भीमबेटका केव्स? सुना है, बच्चों ने पढ़ा भीमबेटका, नाम सुना है? कहाँ पे है केव्स? अभी तो एक चीज बताई मैंने, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब देखो, पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, उसके बाद इंडस वाली सिविलाइजेशन, फिर धीरे 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 सब आएगा। फिर मौर्यन एम्पायर आता है, गुप्ता एम्पायर आता है, फिर गौरी आ जाएगा, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल पीरियड, फिर ब्रिटिश और फिर इंडिया की हिस्ट्री। यही है इंडिया की हिस्ट्री, राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल 1947 का इंडिपेंडेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला हम पढ़ते हैं पैलियो, मीजो और नियो। अब एक बात बता दो, मैंने अभी तुमसे बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग लिखना जान चुके थे, तब स्क्रिप्ट तो लिखी हुई थी, बट उस स्क्रिप्ट को आज तक डेसिफर नहीं कर पाए। तो खुदाई कर करके हम वहां तक पहुंचते हैं, है ना? खुदाई कर करके वहां पहुंचते हैं। खुदाई करने की ऐसी कौन सी टेक्निक जिससे आप ये पता चलता है कि ये कितनी पुरानी साइट है? उसको क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग। उसको क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिससे आपको ये पता चलता है ये साइट कितनी पुरानी है ना? समझ में आया? अब देखो, इधर की स्क्रिप्ट लिखी हुई है बट स्क्रिप्ट समझ नहीं पाते, इसके बाद की स्क्रिप्ट लिखी हुई है और स्क्रिप्ट को समझ भी पाते हैं। तो इसके बाद की हिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इधर की हिस्ट्री की प्रॉब्लम है क्योंकि स्क्रिप्ट समझ नहीं पाए। अभी भी इस पर कुछ 8 या 9 मिलियन डॉलर का वो है, मतलब गवर्नमेंट कहती है, यूएस गवर्नमेंट तक बोल रखी है कि अगर तुम इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट डिसिफर करोगे तो 8-9 मिलियन डॉलर पैसा देंगे। 9 मिलियन लगभग कितना हो गया? 9 × 8 72 करोड़ रुपए। लेकिन उनको ये पता ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसी को तो कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा देश अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगा रहा है वही तो दिखाता है वो कितना आगे है। इंडिया का R&D का बजट है सिर्फ 0.3%। 100 रुपये कमाते हैं तो सिर्फ 30 पैसे लगाते हैं किस पे? R&D पे। R&D में तुरंत पैसा नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? अब देखो,
अब जो इस टाइम का जो ये वाला पीरियड है, इसमें तो ना लिख पा रहे हैं ना कुछ लिखा है, तो इस बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? थ्रू रॉक्स, है ना, थ्रू कार्बन डेटिंग। अब भीमबेटका नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका पैलियोलिथिक टाइम की क्या है, केव्स। तो जब हम भीमबेटका केव्स की पढ़ाई करते हैं तो हम किस बारे में जान पाते हैं? पैलियोलिथिक टाइम्स के बारे में। समझ में आ रहा है? इसलिए फेमस है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक में बहुत नहीं पढ़ना होता है। नियोलिथिक में बस ये जैसे पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर कब आया, नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक में क्या आया? पैलियोलिथिक में कुछ कुछ चीज़ें आई होंगी, तो उस बारे में कैसे पढ़ेंगे? थ्रू केव्स। कौन सा केव फेमस है? भीमबेटका केव। कहाँ पे है? एमपी में। ड्राइंग्स बनी होंगी, चीज़ें बनी होंगी, उससे पता चलेगा ये इंसान करता क्या था। जैसे नियोलिथिक पीरियड की जब पेंटिंग्स देखी जाती है तो देखा जाता है इंसान के साथ कुत्ता बना हुआ है। इससे ये पता चल सकता है कि हम कुत्ता पालना सीख चुके थे। समझ में आ रहा है? यही सारी चीज़ें केव्स में क्या बनी होती हैं? पेंटिंग। तो भीमबेटका केव्स इज फेमस फॉर विच पीरियड? पैलियोलिथिक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स। अशोकाबाद का है। अब ये मत सोचो ये सब मुझे आता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चले आगे। चलो, ये देखो एमपी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ पे हैं? एमपी में। चले आगे। मेहरगढ़ अनियोलिथिक सेटलमेंट इज सिचुएटेड इन डैश प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जल्दी बता दो। बलूचिस्तान। अभी पढ़ाया। वाई इज मेहरगढ़ फेमस? फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइट। ये देखो। चले आगे। द जटाका टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। पुनर्जन्म समझते हो? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किस किस रिलीजन के कॉन्सेप्ट में पुनर्जन्म जैसी चीज लिखी है? हाँ, पुनर्जन्म मतलब री बर्थ। तो दुनिया में ऐसे तीन रिलीजन हैं जो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। एक है हिंदुइज्म, एक है बुद्धिज्म, और एक है जैनिज्म। इस्लाम में कहाँ बिलीव करते हैं? इस्लाम में नहीं बिलीव करते हैं। अरे अपनी अपनी कंसेप्ट है भाई, क्या गारंटी है होता ही है और क्या गारंटी नहीं होता है। दोनों ही बातें है ना। तो हम हमें तो ये वाला जीवन जीना है, ये हमसे पूछ सकता है तो हमें बस आना चाहिए। अब होता है नहीं होता है वो सब बात की बात। हमसे क्या मतलब। तो जटाका टेल्स क्या है? अब देखो, लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए। लॉर्ड बुद्धा के धर्म मतलब बुद्धिज्म में ये लिखा हुआ है रीबर्थ होता है। मतलब लॉर्ड बुद्धा ने बर्थ लेने से पहले भी बहुत सारी लाइफ्स जी हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। Because Lord Buddha is also a believer of Buddhism. Now Buddhism believes in the concept of rebirth. मतलब 100% लॉर्ड बुद्धा जब लिख रहे हैं, जब आए हैं और जब बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, तो उनकी लाइफ के बारे में प्री री मतलब उनकी जो पहले लाइफ रही होगी उसकी भी कुछ स्टोरीज होंगी। जैसे मान लो मैं लॉर्ड बुद्धा हूँ, जैसे मैं बोलना नहीं चाहिए पर मान लो, तो अब मेरे कंसेप्ट में ये बात है कि मेरा रीबर्थ हुआ है। तो मेरा रीबर्थ हुआ है मतलब मैं पिछले जमाने, पिछले जन्म में भी कुछ था, उससे पिछले जन्म में भी कुछ था, पिछले जन्म में भी कुछ था। तो वही जो उनके पिछले जन्म की कहानियां हैं उसी को क्या बोलते हैं? जटाका टेल्स। आंसर क्या होगा? बुद्धिज्म। चले आगे। पक्का? चलो। अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स। बताओ। अच्छा, पुनर्जन्म को, रीबर्थ को एक चीज और लिख सकते हैं, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। इनकारनेशन तो अवतार होता है, तो जरूरी थोड़ी तुम हर साल अवतार ले लेके पैदा हो रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में तुम क्या रहे हो, शेर भी हो सकता है। चले आगे। अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स नोन एज। पहले तो ये बता दो अशोका कौन सी डायनेस्टी का था? मौर्यन डायनेस्टी। वेरी गुड। कौन सी डायनेस्टी? मॉडर्न नहीं, मौर्यन। मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य का दूसरा नाम? कौटिल्य। और तीसरा नाम? चुप। वेरी गुड। चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही आदमी का नाम है। इनकी एक किताब बहुत फेमस हुई जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कई बार पूछा हुआ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या कहता है? देखो, अर्थशास्त्र उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें यह बताया कि अगर किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को अच्छे से चलाना है तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी मजबूत करो। मतलब समझे? अगर तुमको कहीं बहुत स्ट्रांग रूल करना है तो सबसे पहले उस जगह की इकोनॉमी सबसे अपने अंडर कंट्रोल लाओ और इकोनॉमी को बहुत अच्छा करो। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अगर इकोनॉमी तुम्हारी राइट प्लेस में है तो पॉलिटिकल पावर अपने आप आ जाएगी। यही वो अपनी किताब में समझाने की कोशिश करता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी डायनेस्टी बनाई? मौर्यन। मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल पूछता है, कैपिटल का नाम बता दो। राजगीर। बिहार में ही है राजगीर। 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 नालंदा यूनिवर्सिटी सुनी है? यहीं पे है। चलें आगे। तो आंसर क्या है इसका? अब देखो देखो सुनो क्या हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य बताया। अब देखो, अशोका था एक बंदा। अशोका द ग्रेट बोला जाता है क्योंकि अशोका ने, दो राजा ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया, एक अशोका और एक अकबर। ठीक। अशोका का एक्सपेंशन नीचे तक जाता जा रहा था। ये सब अशोका जीत चुका था।
ये पूरा इंडिया जीत चुका था वो। अब अशोका नीचे एक्सपैंड कर रहा था, तो अशोका पहुंचा उड़ीसा। कहाँ पहुंचा? उड़ीसा। उड़ीसा के पास एक जगह है कलिंगा। उड़ीसा में एक जगह है कलिंगा। एक कॉलेज तुमने सुना होगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KIIT। सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। उड़ीसा में एक जगह है कलिंगा। कलिंगा में इसने वॉर लड़ा। वॉर में ही जीत तो गया, पर उस वॉर में इसने देखा कि 2-4 लाख लोग मर गए, इसके बहुत सारे हाथी मर गए, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स मर गए। तो इसको हुआ रिमोर्स। क्या हुआ? रिमोर्स क्या होता है? फीलिंग सैड, ओनली क्राई, ही क्राइड। अब इसको ये लगा कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो इसने उसी दिन सोच लिया कि अब मैं नॉन वायलेंस में बिलीव करूंगा। राजपाट सब छोड़ दिया और बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लिया। समझ में आया? क्या क्या याद करेंगे? अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा है। जब इसने बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाया, तो अब ये खुद बिलीवर किसका हो गया? नॉन वायलेंस का, है ना? तो अब इसको पब्लिक को अपनी क्या 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 प्रमोट करना है? नॉन वायलेंस, है ना? कि लड़ो मत, दंगा मत करो, वॉर मत करो। तो नॉन वायलेंस करने के लिए उस टाइम पे सोशल मीडिया थी क्या? अशोका ने तो मान लो अंदर ही अंदर मान लिया कि मैं अब किस रास्ते जाऊंगा? धम्मा के रास्ते। धम्म के रास्ते। धम्म मतलब धर्म। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है, धर्म का असली मतलब होता है योर ड्यूटी। एक हमें धर्म का मतलब रिलीजन बताया जाता है। असलियत में धर्म का मतलब है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू कम फ्रॉम। धर्म का मतलब है योर ड्यूटी। तुम देखो, लॉजिकल सही बात है। समझ में आ रहा है? जब पुराने शोध में बोलता है अपने धर्म का पालन करिए, धर्म का पालन करने का मतलब ये थोड़ी है तो हिंदू धर्म धर्म फॉलो करिए, या इस्लाम फॉलो करिए, क्रिश्चियनिटी। धर्म मतलब योर ड्यूटी, फॉलो योर ड्यूटी। तो अब उस टाइम पे सोशल मीडिया तो है नहीं। अब ये इस समय इतना बड़ा राजा है कि अशोका द ग्रेट आज तक बोलते हो, है ना? कितना पावरफुल रहा होगा जब आज मोदी जी डेमोक्रेसी में थोड़े से पावरफुल है, तब उनका कितना प्रचार प्रसार है। तो उस टाइम इनका तो कितना प्रचार प्रसार होगा। तो इन्होंने बहुत सारे ये बनाए थे, धम्म महात्मा। इन धम्म महात्मा का काम होता था आम आदमी को जाके किस बारे में बताना? नॉन वायलेंस। समझ में आया? धम्मा मतलब धर्म। धम्मा मतलब धर्म मीन्स ड्यूटी। बोरिंग है? थोड़ा बोरिंग तो रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये एक तरीके के रिलीजियस ऑफिशियल्स हैं, यस और नो? ये क्या है? ये रिलीजियस, क्या है ये? रिलीजियस ऑफिशियल। एक चीज और याद रखो, ये जिस रिवर पे लड़ी गई थी वॉर, ये जो कलिंगा वॉर हुई थी, ये ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुई थी। किसी नदी के किनारे हुई थी। उस नदी का नाम लिखो, दया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दया। दया नदी कहाँ पे है? कहाँ होगी? उड़ीसा में होगी। समझ में आया? लिख लिया ये सब? अब एक चीज और लिखो, इस टाइम पे दो रिलीजन बहुत हावी थे, एक था बुद्धिज्म और एक था जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म। जो हिंदुइज्म हम पढ़ते हैं, हिंदुइज्म अपने पीक पे आएगा गुप्ता पीरियड में। कौन से पीरियड में? गुप्ता पीरियड में। सुना है गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर में किस कौन सी चीज पीक पे थी? हिंदुइज्म। और इंडिया का गोल्ड लेवल भी बताते हैं उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट था। हिंदुइज्म कब ग्रो कर रहा है? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड बहुत लेट आएगा। गुप्ता पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आएगा? मौर्यन पीरियड। कौन सा पीरियड आएगा? डरो बिल्कुल मत। कौन सा पीरियड आएगा? मौर्यन ही मौर्यन, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में, हाँ अब देखो, तो उस टाइम पे दो रिलीजन अपने पीक पे थे। मतलब हिंदुइज्म से भी पहले पीक पे कौन था? बुद्धिज्म और जैनिज्म। तभी तो लोग बोलते हैं कि मस्जिद हटाओगे तो मंदिर मिलेगा। जो अपोजिशन में होंगे कुछ लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं फिर मंदिर हटाओगे तो तुमको नीचे स्तूपा मिलेगा। मतलब समझे? नहीं समझे? इस्लाम रूल रहा है लगभग 12th सेंचुरी से लेके 1920th सेंचुरी तक। 17, 1800, हाँ, 18th सेंचुरी तक, लगभग 1707। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई है। उसके बाद मुगल डिक्लाइन कर गए। ठीक, तो 16th सेंचुरी मान लो, 18th। इधर इस्लामिक रूल रहा है। इधर बीच में 408 सेंचुरी के आसपास से हिंदुइज्म अपने पीक पे रहा है। और लगभग 5th से लेके ये इधर जीरो से पहले 500 BC से लेके जीरो के आगे तक कौन अपने पीक पे रहा है? बुद्धिज्म और जैनिज्म। सबसे पुराना है बुद्धिज्म, फिर है जैनिज्म। अब ऐसे तो हिंदू धर्म सनातन धर्म से रिलेट करते हैं तो बहुत पुराना हो जाता है। अपने पीक पे था हिंदू, जो हिंदू धर्म का फॉर्म। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये जो लॉर्ड बुद्धा है ना, ये ही वॉज ऑल्सो हिंदू। ही वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली। ये बात प्रूवन है। राहुल उनका नाम था, सब कुछ बात है, राजा भी थे। और बट मेरी बात सुनो, उस टाइम पे जो हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप थी, जो हम आज देखते हैं टेम्पल्स वेम्पल्स, उस टाइप का हिंदू धर्म नहीं था। जो मॉडर्न डे हिंदू धर्म देखते हैं, जिसमें दिवाली है, होली है, ये सारी चीजें कौन से पीरियड में आई हैं? गुप्ता पीरियड में। लगभग आज से 1200-1300-1400 साल पहले। समझ में आ रहा है? जो मॉडर्न डे फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या? अशोका के एम्पायर का एक सुना होगा तुमने, लायन पिलर। कहाँ पे है लायन पिलर? क्या है? तुमने वो देखा है सत्यमेव जयते? तीन तीन शेर बने होते हैं किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ। वो हमारा क्या है? नेशनल एम्बलम क्या है?
नेशनल एम्बलम। लायन पिलर, 3 शेर के स्तंभ, देखा है ना। अरे यार ऐसे शेर बना होता है, फिर इधर एक होता है, फिर शेर बना होता है। तो ये लायन पिलर है। ये लायन पिलर असलियत में कहाँ बना हुआ है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। कहाँ पे है ये? सारनाथ। सारनाथ में क्या है? लायन पिलर। उसी को हमने अपना क्या बना लिया? नेशनल एम्बलम। क्या बना लिया? नेशनल एम्बलम। समझ पा रहे हो? पक्का? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, कंफ्यूज मत होना। लायन पिलर से एक क्वेश्चन पूछता है कि लायन पिलर है कहाँ पे? तो सारनाथ में है। लायन पिलर बनवाया किसने था? अशोका ने। किसने बनवाया था? अशोका ने। उसी को हमने अपना क्या बना लिया? नेशनल एम्बलम। असलियत में वो कहाँ है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? बिहार में। समझ में आया? अब उस लायन पिलर में कभी नोटिस करोगे 4 जानवर हैं, तो हम लायन पिलर बोलते हैं। उसमें 4 एनिमल्स हैं। वो 4 एनिमल्स कौन से हैं? बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। याद कैसे रखोगे? भेल। बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन, याद रखना। अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट कहाँ वॉर लड़ा? कलिंगा में। कलिंगा में कौन सी रिवर? दया। रिवर कौन सी? दया। इसके बाद इसने क्या बना रखे थे? धम महात्मा। धम महात्मा क्या करते थे? दीज वर रिलीजियस ऑफिसर्स। व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस गिवन बाय अशोका हिमसेल्फ। ठीक। चलो अर्थशास्त्र याद रखोगे। अशोका कहाँ, कौन सी डायनेस्टी से था? मौर्यन। मौर्यन का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का चीफ एडवाइजर कौन था? चाणक्य। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य। कौटिल्य से एक नाम और विष्णु गुप्ता। अलग अलग होंगे, है ना। कोई स्कूल का नाम होगा, कोई पब्लिक का नाम होगा, कोई घर का नाम भी होगा। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या कहता है? स्टेट मतलब इकोनॉमी। स्टेट इज एज पावरफुल एज द इकोनॉमी। रीजन वाई चाइना इज एबल टू डोमिनेट अस। भाई जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना वॉर में जीतेगा ही। इंडिविजुअल लेवल पे भी वो 50 लड़के खड़े कर देगा। आगे। विद द कमेंसमेंट ऑफ द 7th century हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर कन्नौज। सॉरी। अब एक राजा है, इसको लर्न कर लो। हर्षवर्धन, सुना है? बचपन में पढ़ा है? बचपन में तुम लोगों ने इसे पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा जरूर होगा यार, याद कुछ नहीं है बस। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हाँ। फाहियन क्या है? युवान सांग आया था, फाहियान नहीं। दोनों आए थे लेकिन इसके में युवान सांग आया था। एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर युवान सांग। अभी बताएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, युवान सांग पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम्हें देखते रहते हो क्या पीवाई क्यू? देखो, विद द कमेंसमेंट ऑफ 7th century हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। कभी कभी देख लेते हैं, मतलब तुम्हारा प्राइमरी काम ये नहीं है। हाँ। कभी कभी क्या देख लेते हो? सुनो मेरी बात। एक राजा हुआ हर्षवर्धन। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थानेश्वर कहाँ पे है? कन्नौज पता है सबको? कन्नौज तो यूपी में है, ये तो पता ही है। थानेश्वर हरियाणा में है। पूछ रहा है विद द कमेंसमेंट ऑफ 7th century, मतलब 7th century मतलब 600। जैसे हम 21st century में आगे चलता है ना, तो 7th century मतलब 600 के आसपास। 600 कॉमन एरा, मतलब एडी, आफ्टर क्राइस्ट। हाँ। एक राजा हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी थानेश्वर से लेके कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ पे शिफ्ट की थी? कन्नौज में। आंसर तो थानेश्वर है, सॉरी हर्षवर्धन है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे? जैसे आगे आगे पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त, ये जो गुप्ता पीरियड है वो 8th 9th century का है। तो ये हम एलिमिनेट कर लेंगे। राजेंद्र चोल, अगर तुमने मूवी देखी हो, ऐश्वर्या राय की एक मूवी है चोलास पे, अभी 2 3 साल पहले आई थी। चोलास, ये तो पता है ना, साउथ के रूलर्स हैं। पढ़ते थे ना बचपन में, चालुक्य, चोलास, पांडवास। तो साउथ के हैं तो यहाँ तो नहीं हो सकते। और बचपन में हमने शायद कृष्णदेव राय का भी नाम सुना होगा, विजयनगर एम्पायर। तेनाली रमन। तेनाली रमन सुना है? कौन था तेनाली रमन? कौन था तेनाली रामा? एक राजा हुए इधर विजयनगर में, जो आज का मॉडर्न डे बैंगलोर है। वहां के एक राजा हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के 8 एडवाइजर थे। कितने एडवाइजर थे? 8। 8 में से एक था तेनालीराम, जिसको तुम बचपन में देखते थे कार्टून में। समझ में आया? तो कृष्णदेव राय इधर बैठा है, चोलास इधर के हैं, बचा कौन? हर्षवर्धन। ये भी तरीका है, नॉलेज को बढ़ा के ऑप्शन एलिमिनेशन भी होते हैं। समझ में आ रहा है? याद कर लेना उतना उतना। आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। कृष्णदेव क्यों फेमस है? कृष्णदेव राय इज फेमस फॉर कौन सा डायनेस्टी? बताओ। विजयनगर एम्पायर। किसके लिए फेमस है? विजयनगर एम्पायर। साउथ का बहुत बड़ा विजयनगर एम्पायर था। 1565 में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा।
आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा में कौन हार गया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का एडवाइजर कौन था? तेनाली राम। आंसर क्या है? हर्षवर्धन। आंसर क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से एक फैक्ट और याद रखो, ही लेटर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इन्होंने भी क्या अपना लिया था? बुद्धिज्म। चाइना से एक फेमस ट्रैवलर आया, क्लैड पीवाईक्यू, युआन सांग। सुना है नाम? नहीं सुना है? युआन सांग केम फ्रॉम चाइना, चाइना टू इंडिया। ये लोग आते थे ना लिखने, तब सोशल मीडिया तो थी नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, तो इनको इनके राजा भेजते थे, जाओ देख देख के आओ दूसरे देशों में क्या अच्छा हो रहा है और फिर मुझे आके बताओ। तो जब दूसरे देश से ये आते थे तो इंडिया में लोकल राजा होता था, वो भी चाहता था तुम मेरे यहाँ आओ। क्यों? वो भी तो 50 चीजें बताएगा ना, वो भी तो कुछ सीख के आया है। तो ये लोग इनको बहुत अपने पास रखते थे। युआन सांग का ही असर था जिस वजह से हर्षवर्धन क्या बन गया था? बुद्धिस्ट। समझ पाए? क्या क्या याद रखना है इसमें, जल्दी बताओ। हर्षवर्धन, हाँ। एक चीज यार देखो, मैं पिछले स्लाइड में तुमने बताया नहीं, मैं भूल भी गया बताना। बुद्धिज्म का सारा प्रचार प्रसार हुआ है कौन सी लैंग्वेज में? पाली। बुद्धिज्म का किसका? बुद्धिज्म का जितना भी लिटरेचर लिखा है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? पाली। और जैनिज्म का लिखा है प्राकृति में, प्राकृत में। जैनिज्म का किस में लिखा है? प्राकृत में। और हिंदुइज्म का किस में लिखा है? अरे संस्कृत में। तभी तो बोला गया संस्कृत एलीट की भाषा मान ली गई, वर्ण में बांट दिया, ओनली ब्राह्मण्स विल लर्न संस्कृत। पाली और प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। अरे कन्वर्ट भी तो एक बारी साइकी से सोचो, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और ये सब मत करो। पर जो ऑलरेडी टाटा में ऊपर बैठा है वो क्यों कन्वर्ट करेगा? एक नॉर्मल सेंस में देखो, तुम्हारा दिल चेंज हो जाए बात अलग है। समझ में आ रहा है? दो ही टाइप के लोग कन्वर्ट करते थे, या तो वो जो इन्फ्लुएंशियल होगा। क्यों? अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। लॉजिकली सोचो इस चीज़ को। जब कन्वर्जन होते थे, अब जैसे मान लो युआन सांग ने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, तो राजा को ही कन्वर्ट कर दिया। राजा को कन्वर्ट करने से क्या होगा? सारी जनता ही कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इजिप्ट के बारे में कभी पढ़ना, इजिप्ट के राजा को कन्वर्ट करा दिया था इस्लाम में, तो पूरा इजिप्ट इजिप्ट राज्य ही क्या बन गया? इस्लामिक। इसमें अच्छा बुरा ना सोचे, बस उसको साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करें। बड़े लोगों को किया जाता था ये जो तुम सोचते हो ना, मंदिर गिरा दिया। मंदिर क्यों गिराते थे? ऐसा थोड़ी उनको रिलीजन। देखो एक बात सोचो, जो पावर में है ना, वो ये रिलीजन और इन सबसे ऊपर उठ चुका होता है। उसको सिर्फ एक चीज़ प्यारी होती है, पावर। अब पावर साम दाम दंड भेद कैसे भी आए, वो किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से कोई कास्ट का हो, जितनी रूलिंग क्लास है वो किसमें बिलीव करती है? पावर। अब पावर कैसे भी आए, तो होता क्या था, जब पहले सोशल मीडिया तो था नहीं। अब मान लो मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने मान लो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब वो आम जनता को कैसे बताए तुम्हारा राजा चेंज हो गया है? कैसे बताए? बताओ उस टाइम पे। सोशल मीडिया, स्पीकर। अबे तब स्पीकर कहाँ आएंगे? आज से 800 साल पहले स्पीकर कहाँ से आ जाएंगे? ये आर्ग्यूमेंट इसमें भी बोला जाता है, जैसे जब नमाज में स्पीकर बैन की बात हुई कि स्पीकर बैन कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो यही आर्ग्यूमेंट तो लॉयर्स ने दिया था कि जैसे जो इस्लामिक फेवर से थे उन लोगों ने बोला कि इट इज़ एन एसेंशियल प्रैक्टिस। अजान में हमें बताना होता है कि अजान लग गई, आइए। अजान दे के बुलाते हैं शायद, है ना, कि नमाज करो आके। तो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे लॉयर्स, उन्होंने एक बात बोली, इस्लाम इज 1400 ईयर्स ओल्ड, स्पीकर तो 400 500 600 साल पुराना है, तो वाई इज स्पीकर रिक्वायर्ड? यही बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक्स वाई जेड रिलीजन का कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, और एक्स वाई जेड रिलीजन मान लो 1400 ईयर ओल्ड है, और वो स्पीकर तो 400 500 ईयर पुरानी इन्वेंशन है, साइंटिफिकली सोचो, तो हाउ कैन दिस बी एन एसेंशियल प्रैक्टिस? तभी तो सुप्रीम कोर्ट कुड बैन इट, या बिना सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर ले गए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ देखो, हम ये पढ़ क्यों रहे थे, जल्दी बताओ। हाँ, हर्षवर्धन याद रखोगे, ह्यूआन सांग। तो यू अब पहले क्या करते थे, दो ही टाइप के लोगों को कन्वर्ट करेंगे, या तो आम जनता को एकदम कर दो यूजलेस क्लास, या फिर आर्टिस्ट क्लास को करो, इन्फ्लुएंशियल क्लास को करो। उससे क्या होगा, 1 से 100। अब जब ये लोग जीतते थे वॉर, तभी टेम्पल तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? टेम्पल तोड़ने के पीछे रिलीजन से हेट नहीं है। उस राजा की उस समय साइकी समझो, हाउ डज ही टेल पीपल कि मैं रूल कर रहा हूँ अब। क्योंकि उस टाइम पे टेम्पल का मतलब धर्म नहीं होता था, टेम्पल इकोनॉमी होती थी, याद करो बताया था। जहाँ मंदिर होगा वहीं पे स्कूल होते थे, वहीं मार्केट होती थी, सारा शहर आके वहीं मिलता था। तो जब इसको चेंज कर दूंगा, शहर भर को पता चल जाएगा ना, योर योर किंग हैज चेंज नाउ। इसलिए करते थे। आ रहा है? चलो, हर्षवर्धन याद रखोगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड क्या याद रखना है? युआन सांग। युआन सांग कहाँ से आया? चाइना से। युआन सांग कहाँ से आया? चाइना से। अच्छा एक चीज और याद रखो, ये भी पूछा हुआ है। हर्ष, ये जो राजा होते थे अपने दरबार में कोर्ट पोयट रखते थे। क्या रखते थे? कोर्ट पोयट, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो दरबारी। तो मेरी तारीफ करो बस। कोर्ट पोयट। अब वही तो इनकी हिस्ट्री लिखते थे। तो हर्षवर्धन का एक फेमस कोर्ट पोयट हुआ, क्लैट पीवाई की पूछा हुआ क्वेश्चन है, बन भट्ट। बन भट्ट। बन भट्ट ने एक किताब लिखी, हर्ष चरित्र। क्या क्या कौन सी किताब लिखी? हर्ष चरित्र। चरित्र मतलब कैरेक्टर, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, कैरेक्टर ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है?
हर्ष चरित्र। बायोग्राफी लिखी किसने? वन भट्ट। वन भट्ट कौन था? कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। प्लीज ये मत सोचो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, आगे यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। मैंने तुम्हें क्या बोला, क्वेश्चन है थानेश्वर से कैपिटल किसने शिफ्ट किया? कन्नौज ने। कृष्णदेव राय से दो इन्फॉर्मेशन याद रखो। पहली इन्फॉर्मेशन याद रखोगे, बैटल ऑफ तालीकोटा। कौन हारा? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर खत्म ही कहाँ से होगा? बैटल ऑफ तालीकोटा से। सुल्तान ऑफ बीजापुर और अहमदनगर यहाँ के जो सुल्तान थे इन लोगों से हार गए थे। दूसरा याद क्या रखोगे, कृष्णदेव राय का एक असिस्टेंट कौन था? तेनाली रमन। इसके बाद हर्षवर्धन से रिलेटेड क्या रखोगे? हर्षवर्धन गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूआन सांग। वेयर डिड ह्यूआन सांग केम फ्रॉम? चाइना। ह्यूआन सांग केम फ्रॉम चाइना। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन, याद भूलना नहीं। अभी अभी अर्चन फाहियान फाहियान चीख रहा था, फाहियान पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो फाहियान कब आया? फाहियान आया चंद्रगुप्त टू के टेन्योर में। कंफ्यूज मत होना, दो राइटर के नाम पूछता है, अभी एक इब्न बतूता भी पढ़ाऊंगा। इब्न बतूता भी पूछा हुआ है। इब्न बतूता इज अ मुस्लिम नेम। इब्न बतूता इज अ मुस्लिम नेम। तो इब्न बतूता वगैरह मुगल टाइम पे आए हैं, तो वो क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। तीन से सवाल आता है, इब्न बतूता और फाहियान और युआन सांग। फाहियान का भी नाम अभी तुमने बोला था, कंफ्यूज मैं भी होता था, सब होते हैं, बहुत लोग होते हैं। याद कैसे रखोगे? एच फॉर हर्ष, तो एच में एच ही आएगा। एच कौन है? युआन सांग। फाहियान एफ है, तो ये एच नहीं होगा, बस इसमें रटना पड़ेगा चंद्रगुप्त टू। फाहियान कब आया? चंद्रगुप्त टू के पीरियड में। फाहियान भी चाइना से आया था। इब्न बतूता अरेबिया से आया था। इब्न बतूता अरेबिया से आया था। अभी आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। फाहियान कहाँ से आया था? चाइना से। युआन सांग कहाँ से आया था? चाइना से। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है? हर्ष चरित्र। लिखी किसने? वन भट्ट ने। वन भट्ट कौन था? कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। लिख लिया यहाँ तक? पक्का? छोटी सी एक चीज और लिख लो, कन्नौज में गंगा प्लस रामगंगा, ये दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा और रामगंगा। कहाँ मीट करती हैं? कन्नौज में। चले आगे, चलो कहाँ जा रहे हो? गो 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 गो। तेनाली रामन लिख लिया? चलो देखो यहाँ से ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर्ष जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी एम्पायर से था? मौर्यन एम्पायर से था। तो सब कोई कोई एम्पायर से होते हैं। हर्षवर्धन कौन से एम्पायर से था? पुष्यभूति एम्पायर। कौन सी एम्पायर? पुष्यभूति। कैपिटल कहाँ से ले गया था? थानेसर से। थानेसर से कन्नौज। इसके टाइम पे आया कौन था? सॉरी, युआन सांग। युआन सांग। ये देखो कन्नौज लिखा हुआ है। अब ये तुम्हें रटना है, रट लो, नहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन को हराया किसने था? पुलाकेशिन टू। और ये अगर तुमको लग रहा है एक्स्ट्रा है तो प्लीज जाके चेक करिएगा, पुष्यभूति भी चेक करिएगा, फाहियान चेक करिएगा, इब्न बतूता चेक करिएगा, और अपने गूगल में लिख लीजिएगा क्लैट। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आया हुआ है, चलो आगे। अब देखो बताओ, अब आई इन्फॉर्मेशन का, हम जल्दी बता दो। ठीक, यही तो पढ़ा है अभी। अकॉर्डिंग टू विच ट्रैवलर हर्ष एरा वॉज इन यूज इन मथुरा एंड कन्नौज। कौन बताता है हमें ये? तो हम हर्ष के बारे में इतना कुछ पढ़ पा रहे हैं, कहाँ से पढ़ पा रहे हैं? एक तो हर्ष चरित्रा पढ़ी होगी वन भट्ट की, फिर युवान सांग ने कुछ लिखा होगा वो पढ़ा होगा। जब वो सब चीज़ें पढ़ी होंगी तभी हिस्ट्री लिखी जाती है, तभी हिस्ट्री कभी भी सच नहीं होती। और हिस्ट्री को हमेशा देखो, एग्जाम के लिए तो रटनी पड़ेगी, बट जब तुम सेटल हो जाओगे लाइफ में, जब तुम्हें पता होगा अब ये क्या करना है, तब यू शुड अंडरस्टैंड हिस्ट्री हमेशा 100% सच नहीं हो सकती। हमें वही बताया जाता है जो हमें वो बताना चाहते हैं, ये तो सच बात है। एंड हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विनर्स। जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, तो जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, तो वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवाएगा ना। अगर इस टाइम पे मुगल पीरियड के बहुत सारे चैप्टर्स हटवाए जा रहे हैं एनसीईआरटी से, करंट अफेयर में पढ़ा होगा, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल डोमिनेंस है। अब पहले भी कहीं कहीं पे पॉलिटिकल डोमिनेंस रही होगी, तो आगे के बच्चे तो मुगल टेक्स्ट पढ़ेंगे ही नहीं, मान लो अगर यही चलता रहा। पर ऐसा थोड़ी वो हिस्ट्री हुई नहीं है। ऐसे ही हमें बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ा दी गई जो हमें, देखो दोनों साइड्स हैं। अब एनसीईआरटी पूरा मुगल मुगल फोकस करता है, बात इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमें तो सबसे लर्निंग लेनी है ना। हमको तो कौटिल्य भी का अर्थशास्त्र भी पढ़ना चाहिए, पता नहीं हम कहाँ यूज़ कर लें। दोनों साइड करना बहुत बेवकूफ़ी है कि सिर्फ एंशियंट पढ़ा रहे हैं, कि हिंदू हिंदू हिस्ट्री पढ़ा दी, फिर तो तुम पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान की क्लास 9th की 10th की फिजिक्स की बुक पढ़ना, जो वहाँ पे बोर्ड है, तो वो पहले ही पता है क्या बताता है? 9th 10th की बात बता रहा हूँ, तुम पढ़ना 9th 10th की फिजिक्स की बुक पढ़ना। उन्होंने पहले ही लाइन में बता रखा है कि यूनिवर्स जो है वो गॉड का क्रिएशन है। मेरी बात समझो, उसमें गलत अच्छा कुछ नहीं है, पर फिजिक्स को तो फिजिक्स की तरीके से ही पढ़ा जाएगा।
अब अगर ये चीज़ हमारे साथ होगा, जो हम हिस्ट्री के चैप्टर ही डिलीट कर देंगे, तो उससे क्या कर लोगे? बच्चों को पता ही नहीं कि ये चीज़ हुई है। अब दिल्ली सल्तनत थी ना भाई, तो पढ़ोगे ही। अब जो टेक्स्ट नहीं पढ़ाया जा रहा उस टेक्स्ट को ऐड कराओ। लर्निंग तो वही है, बात बाकी बात की बात है, और तुमको पॉलिटिसाइज होना भी नहीं चाहिए। चलो आगे। ये देखो युआन सांग लिखा हुआ है, ये बुद्धिस्ट था, देखो बुद्धिस्ट मॉन्क था, तो इसने हर्षवर्धन को भी क्या बना दिया? बुद्धिस्ट। चलो आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ, अभी देखो ये याद रखो प्लीज, हिंदू धर्म में 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज हैं। कितनी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं? 6। क्वेश्चन पूछता है जिनको बोलते हैं सांख्या सिस्टम। संख्या सिस्टम। देर आर 6 फिलोसफीज इन हिंदू रिलीजन। हमें सारी फिलोसफीज नहीं पढ़नी है, पर हमें उस फिलोसफी को प्रोपोगेट वाले का नाम पढ़ना है, क्योंकि वो हमसे पूछे हुए क्वेश्चन है कि वो प्रोपोगेट किसने किया, वो फिलोसफी प्रोपोगेट किसने किया। जैसे हमें एक रटा रहेगा योगा, योगा को देखो मेरी बात सुनो, कितनी फिलोसफीज है हिंदू धर्म में? 6। तो फिलोसफी कोई सेज देगा, फिलोसफी कोई सेज याद है? सेंट, कोई संत महात्मा ही तो देंगे ना फिलोसफी। तो हिंदू धर्म में ऐसी 6 फिलोसफीज हुई, उन 6 फिलोसफी को देने वाले 6 क्या हुए? सेज। सेज मतलब साधु। ऐसे कितने साधु हुए? 6 साधु हुए। हमें साधु और फिलोसफी याद रखनी है, और प्लीज याद रख लेना, अभी आगे देखना क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे इस पे। प्लीज याद रखो संख्या, ये 6 याद रखो। संख्या लिखो, संख्या। तो संख्या, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, ये सारी लिखो। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी लिखनी है। देखो पहली पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा मैं लिख रहा हूँ। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उसके बाद उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर। सांख्या तो 6 हैं, 6 के मैं बता रहा हूँ ना, 6 की 6 यहाँ लिखवा रहा हूँ। उसके बाद उनके वो लिखवा दूंगा कि कौन सा सेंट है। उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, मैं भी बता रहा हूँ, उसको भूल जाओ। आगे लिखो, इसका लिखो वेदांता। वेदांता सुना? वेदांता, वेद। चले आगे। तीसरा लिखो न्याय। चौथा लिखो वैशेषिका। पांचवा लिखो संख्या। और छठा लिखो योग। छठा लिखो योग। अब तुमने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, पतंजलि। क्योंकि योग, जो योग फिलॉसफी है वो किस ऋषि ने दी थी? पतंजलि। यहीं से तो कॉपी किया रामदेव ने। वैशेषिका, संख्या डायनेस्टी दी थी कपिल ने। किसने? कपिल ऋषि। वैशेषिका वॉज गिवन बाय कन्नड़ ऋषि। न्याय वॉज गिवन बाय गौतम। ये है बद्रयान। पूर्व मीमांसा प्लीज देख लेना यार, पनिनी है कौन है? पूर्व मीमांसा याद रखना, ये 6 पूछता है, 6 के 6 याद रखना है ये। पहला कौन सा है? पूर्व मीमांसा, गिवन बाय XYZ, देख लेंगे प्लीज। सेकंड उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांता। वेदांता सुना होगा, वेदांता फिलोसफी। ठीक। तीसरा वॉज न्याय। और इन सबको रिलीजन के हिसाब से मत देखो, अगर तुमको आगे जज वज बनना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ो सब। आगे जब फ्री हो जाओ तो ये सब फिलोसफीज पढ़ो, पता नहीं तुम कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करो लाइफ में। समझ में आ रहा है? रिलीजियस न्यूट्रल होकर पढ़ाई करो, जहाँ से जो अच्छा मिल जाए। चले आगे। इसके बाद वैशेषिका और संख्या, फिर योग। योग याद रख लोगे, पतंजलि, इसलिए योग क्वेश्चन। संख्या में है कपिल, कपिल ये तो पूछता ही नहीं है, ये तो सब बच्चे मार्क कर लेते हैं। पतंजलि, योग। संख्या, संख्या किसने दिया है? कपिल ने। वैशेषिका किसने दिया है? ऋषि कन्नड़ ने। न्याय किसने दिया? ऋषि गौतम ने। उत्तर मीमांसा किसने दिया? ऋषि बद्रयान ने। पूर्व मीमांसा आप देख लोगे। चले आगे। पक्का लिख लिया ये? अब क्वेश्चन क्या है, आंसर कर दो जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द संख्या सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी? कपिल ऋषि, देखो है ये आंसर। चले आगे। गौतम, गौतम किसके लिए है? न्याय के लिए। बद्रयान किसके लिए है? वेदांता। पतंजलि किसके लिए है? योग। ये देखो, जमिनी, बद्रयान, शंकर, गौतम, कन्नड़, कपिला, पतंजलि। चले आगे। तो लिख लो जमिनी। हर्षद थैंक यू। अब ये देखो, तुमको मैं बताने के लिए नहीं बता रहा, बस ये चीज़ तुम एग्जाम में नहीं पूछेगा, भूल जाना एक बार में। जैसे हमारे रिलीजन में, हिंदू धर्म में लिख दिया है कि 6 हमारी स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं जो आस्तिक हैं, जो धर्म में बिलीव कराती हैं, और 4 ऐसी वो हैं फिलोसफीज जो नास्तिक हैं।
तभी तो तुमने देखा है बुद्धिज्म जैनिज्म आइडल वर्शिप को बिलीव नहीं करते। ऐसे ही आजीविका और चारवाक है, याद नहीं करना है, भूल जाओ, बस ये समझ लो अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी ये चार क्या है, नास्तिक है उनके हिसाब से उस फिलोसफी के। है तो ये भी फिलोसफी, जैनिज्म भी, एवरी रिलीजन इज अ फिलोसफी। फिलोसफी क्या होता है? वे ऑफ लाइफ, हाउ यू थिंक, हाउ यू थिंक, स्टडी ऑफ फिलोसफी है ना, व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड। समझ पाते हो? फिलोसफी कौन करता है? फिलोसफी का मतलब प्रोफेसी भी होता है। प्रोफेसी मतलब कोई चीज़ समझाना, प्रोपोगेट करना। प्रोफेसी नाम का एक ब्रांड भी है, विराट कोहली उसके गाने बहुत सुनता है। प्रोफेसी इंडियन ब्रांड है, चेक करना। ये सब फेमस इतना नहीं, विराट कोहली फॉलो करता है उसको, प्रोफेसी को। अच्छा है प्रोफेसी। अब मुझे याद नहीं स्पेलिंग एग्जैक्टली ऐसे ही सी था, मैं कॉलेज में सुनता था प्रोफेसी, चेक करना, बहुत सारे गाने हैं उसके। चले आगे। आजीविका, चारवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म आर नास्तिक अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी। देखो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, याद नहीं करना, आगे चलो। विच स्कॉलर हैज बीन गिवन द क्रेडिट ऑफ कंपोजिंग संस्कृत ग्रामर। याद रखोगे पनिनी, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पनिनी फेमस है किसके लिए? संस्कृत पे सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो वो है पनिनी। पनिनी, पनिनी की एक किताब बहुत फेमस है, अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय। चलें आगे। अष्ट अध्याय पनिनी, पनिनी आया हुआ क्वेश्चन है। पनिनी को एसोसिएट किससे करके रखेंगे? संस्कृत। चले, ये याद रखोगे। देखो पनिनी ग्रामर ये सब अष्टाध्याय यहाँ लिखा हुआ है, बट याद तुम अपना खुद से लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नियर द बैटल फील्ड ऑफ कलिंगा वॉर फॉर्ड बाय अशोका। दया, याद आ गया? वो देखो पीछा है ये, कहाँ पे कलिंगा वॉर हो रही है? वहाँ पे, यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो। उड़ीसा से रिलेटेड एक दो चीज़ें और बताई थी। नेशनल पार्क बताया था भीतरकनिका। कौन कौन से नेशनल पार्क बताए थे? भीतरकनिका और सिमलीपाल। सिमलीपाल अभी करंट अफेयर में था। भीतरकनिका में क्या फेमस है? रेड रेड, रेड ऑलिव टर्टल। याद रखना वो, समझ में आया? चले, तुमको याद नहीं है ना? क्यों? हाँ, पीडीएफ नहीं थी इसलिए याद नहीं है, अपने क्लास में नहीं लिखा। साउथ का सबसे बड़ा रूल रहा है चोलास का। चोलास देखो इतने, अब देखो ये सब वही बात है। बात एक्स वाई जेड हिस्ट्री दिखाने की नहीं है, बच्चे को सारी हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। सबसे अच्छा अच्छा उठा लो ना, तुम अकलमंद बनो भाई, मार्क जुकरबर्ग और इन तरीके से सबका दिमाग लो जिससे तुम्हें बेटर मिले, बना दो, है ना। और बाकी रिलीजन शुड बी प्रैक्टिस इनसाइड 4 वॉल्स। इसके अलावा यू शुड बी वेरी न्यूट्रल, तो जिससे बेटर मिले सीख लो। अब मेरी बात सुनो, चोलास के बारे में कहाँ इतना पढ़ते हो? अब चोलास का तुम ये देखो कहाँ तक चोलास फैले हुए थे। यहाँ पे किंगडम था चोलास, नीचे तो फैले हुए थे, श्रीलंका में भी फैले हुए थे। और यहाँ पे जो तुम ये देखते हो साउथ ईस्ट, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ तक रूल किसका था? चोलास का। इसीलिए चोलास के बारे में जब बोलते हैं, जब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमारी नेवी बहुत सुपीरियर थी, इसीलिए हम तुम सब पे रूल कर पाए। नेवी चाहिए थी ना जाने के लिए, एरोप्लेन तो थे नहीं, ज़मीन से पहुंचोगे नहीं। तो ये माना जाता है जो यूरोपियन कंट्रीज थी, इनकी नेवल सुप्रीमेसी थी। क्या सुप्रीमेसी थी? नेवल। अब नेवल सुप्रीमेसी थी तो ये दूर दूर तक ट्रैवल कर पाते थे, जिस वजह से ये रूल कर पाते थे। अगर नेवल सुप्रीमेसी थी तो चोलास के पास भी रही होगी, यहाँ तक रूल करने कैसे पहुंच गए? इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में सबसे अच्छी, लाइक नेवल सुप्रीमेसी सबसे ज्यादा किसके पास थी, किस किंगडम के पास? चोलास। याद कैसे करोगे? चोलास ही वो थे जिनका रूल साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। श्रीलंका उनके कब्जे में था, इंडोनेशिया उनके कब्जे में था, सिंगापुर उनके कब्जे में था, ये सब चोलास के पास आता था। साउथ, साउथ इंडिया के भी कोई 2-3 साल पहले मूवी भी तो आई थी ना, पीएस पीएस कुछ नाम था उसका। हाँ बहुत बहुत, तभी तो बोले ग्रेट चोलास, ग्रेट चोलास, इतना बड़ा रूल था इनका, ये सब पूरा कब्जे में था इनके। चले आगे। इसलिए याद रखोगे इनके पास नेवल सुप्रीमेसी थी। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गया कैसे बाहर तक? आंसर होगा टाइगर। बता रहा तुमको टाइगर कैसे। मूवी देखी तुमने? मूवी में तुमने ये नहीं देखा ये सब? नेवल सुप्रीमेसी थी उनके पास। मूवी में क्या दिखाया गया है? हाँ बताओ तो। उसको सर्टिफिकेट क्या मिला मूवी को? मूवी को सर्टिफिकेट मिलता है, सेंसर सर्टिफिकेट। तो ये पता ना ए और यूए में डिफरेंस? मूवी को ए सर्टिफिकेट, ए क्या होता है? अडल्ट, और यूए यूनिवर्सल अडल्ट। यही होता है, इसका मतलब अंतर क्या है यूनिवर्सल अडल्ट और अडल्ट? ये खाली अडल्ट है हाँ, यूनिवर्सल अडल्ट मतलब होता है सारे अडल्ट जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? 4 तरीके होते हैं, मेरे को 2 ही याद है, 2 और होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, बच्चों बच्चों के लिए भी कुछ होता है। हाँ ऐसे चार चार तरीके के सर्टिफिकेट देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसी भी मूवी को 4 तरीके के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। 4 में एक होता है ए अडल्ट, एक होता है यूनिवर्सल अडल्ट, और 2 और होते हैं। मेयर साहब का फ़ोन है? किसका फ़ोन है? नीतम बानी?
नीतम बानी। तुमने उसको मैच तो हरवा ही दिया। वो देखो कहाँ पे थे चोलाज, इधर कहीं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कोड लैंग्वेज ऑफ गुप्ता एम्पायर। अभी मैंने तुम लोगों को एक बात बताई, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कौन सा धर्म सबसे पीक पे था? कौन सा? हिंदू। और हिंदू के सबसे जो मेन टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? संस्कृत। तो आंसर क्या होगा? पाली किसके लिए होगी? बुद्धिस्ट। प्रकृति किसके लिए होगी? जैनिज्म। अब मैथिली बिहार की एक भाषा है। आधा बिहार बोलता है भोजपुरी और आधा बिहार बोलता है मैथिली। मराठी नहीं, मैथिली मैथिली। मैथिली एक लैंग्वेज है, भागलपुर साइड बोली जाती है। एक वो बन के आता है ना, एक तुम लोग का कौन सा यूट्यूबर है जो लोगों की कॉपी करता है? एक यूट्यूबर है ना कॉपी करता है। वो आजकल भोजपुरी के मूवीज बनाता है। हाँ, उसके मैंने क्लिपिंग्स देखी थी। चले आगे। मतलब इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा बिहार भोजपुरी नहीं बोलता है, जैसे पूरा यूपी भोजपुरी नहीं बोलता है। इधर क्या बोला जाता है? अवधी, है ना? पर रहुआ कौन सा वर्ड है? रहुआ, रहुआ जी कौन से जी? रहुआ मीन्स यू। रहुआ मीन्स यू, रहुआ खातिर, फॉर यू। आई एम डूइंग दिस फॉर यू। रहुआ खातिर। मेरा भी लैंग्वेज भोजपुरी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है। अगर मेरी लैंग्वेज भोजपुरी होती मैं बहुत प्राउडली बताता, पर वेस्ट यूपी में भोजपुरी नहीं होती है। भोजपुरी तो ईस्ट यूपी की लैंग्वेज है ना। सुल्तानपुर, फिर गोरखपुर, फिर आगे चलते हुए बनारस, आजमगढ़। लेकिन मालूम मऊ, लेकिन मालूम तो है ही रहुआ खातिर। चले आगे। रहुआ खातिर मीन्स फॉर यू। और दौड़ी, व्हाट इज दौड़ी? पूरा जाके वीडियो में दौड़ी तो बोलता है वो। चले आगे। चलो आगे। अबे शर्माने की क्या बात है। चलो। चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाहियान, ये एच होगा। अभी बताया था चंद्रगुप्त टू। कुमार गुप्त भी हटाओ। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फिलोसफी ऑफ न्याय? कपिल। अभी लिखवाए थे तुमको 6 फिलोसफी के सवाल आए हुए हैं। हाँ, किसने दिया है? गौतम, गौतम। चले आगे। ये देखो फिर से लिखा हुआ, गौतम ने क्या दिया है? न्याय। कन्नड़ ने क्या दिया है? वैशेषिका। कपिल ने क्या दिया है? संख्या। पतंजलि जी ने क्या दिया है? योग। जमिनी ने क्या दिया है? पूर्व मीमांसा। भद्रयान ने क्या दिया है? उत्तर मीमांसा। प्लीज याद कर लेना। कुछ ऐसे बना लेना, वाई पी, एस के, वी के, एन जी। डेली बनाते हो? एक बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ कैसे कुछ याद किया हुआ है। बताओ। अच्छा एक चीज़ और, आज क्या है? वेंसडे। फ्राइडे को 30 तक की टेबल सबको आनी चाहिए। 30 तक। 30 तक। उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। मैं तुम्हें कोई चीज़ गलत नहीं बता रहा हूँ। 30 तक की टेबल्स आनी चाहिए। कहाँ तक की? पीरियोडिक टेबल का क्या करूंगा भाई? पीरियोडिक टेबल नहीं, नॉर्मल मैथमेटिकल टेबल। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4, 5, 6, कहाँ तक की आनी चाहिए? 30। 30 तक की कैलकुलेशन के लिए आनी चाहिए, बाकी तुम नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बट 30 तक यू शुड नो, तभी कैलकुलेशन ईजी होती है। बहुत मुश्किल थोड़ी है। 20 तक की तो मुझको याद है। 21 के आगे नहीं याद, लेकिन मेरा क्योंकि मुझे 20 तक याद है, मैं तो उसके आगे बहुत तेज तेज जोड़ दूंगा। समझ रहे हो? कैसे जोड़ूंगा? जैसे 23 लिखना है। 23, 46, 69, 92, 115, 138, फिर 161, फिर 184, फिर 207, 230। ये मुझे याद नहीं है। 23 मुझे 20 तक की याद है। पर इसके अगर तुम्हें 20 तक की याद है तो तुम ये तेज कर लोगे। आनी तुम्हें 30 तक की चाहिए अभी, फिर भूल जाना। कहाँ तक की टेबल याद आनी चाहिए? 30। इसको लग रहा होगा कि ये क्या मुझे दे रहे हैं क्लैट के एग्जाम में, टेबल क्यों याद करा रहे हैं। बिल्कुल आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? 21 फाइव जा 20। देखो मेरी बात सुनो, फंसोगे कैसे पता है? ऐसे ऐसे फिगर आएंगे, कैलकुलेशन पूरी करोगे, ऐसे कैलकुलेशन फंस रही होगी आखिरी में जाके। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी टेबल मजबूत नहीं है तो तुम मर जाओगे देख के। अब टेबल टेबल मजबूत है, देखो मेरी बात सुनो, टेबल मजबूत है तो तुमको पता है 21 फाइव जा 105। ये किया, 2 जीरो इधर लगे, 4 जीरो इधर लगे, 6 जीरो लग गए। यही आंसर होगा। ऐसे ही वो क्वेश्चन देता है, उसको पता है कि 30 तक की टेबल प्रैक्टिकल हो सकती है। अब वो तुमको ऐसी कैलकुलेशन में फंसा देगा। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी टफ कैलकुलेशन थोड़ी है। जिसको भी पता है 21 फाइव जा से कटेगा तो तुरंत सॉल्व कर देगा। समझ में आ रहा है? प्लीज याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा फिगर आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे कुछ ऐसा फिगर आ रहा होगा। अब डर जाओगे। जैसे ही पता है 23 फोर जा 92, कटा, 4000 बच गया। इसलिए टेबल आनी चाहिए। ये तुमको कोई सिखा थोड़ी पाएगा। ये तो तुम्हें प्रैक्टिस से दिमाग देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा 92 है तो 23 से कट रहा होगा। कहाँ तक की टेबल याद करनी है? 30। समझ में आया? 20 तक आती है? हाँ तो पढ़ लो प्लीज। वो कहाँ तक की आती है? 12।
देखो एक रीज़न होता है जब 20 तक की याद कराई जाती है, समझ में आ रहा है। फिर इंडिया है, तो जब 20 तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो 30 तक का पूछ लेगा। 30 के ऊपर कोई नहीं बोलता याद करने को, 30 तक की आनी चाहिए। समझ में आ रहा है। कोई ऐसी फिगर बन रही होगी, दे देगा फिगर में कि कोई बंदा है उसकी सैलरी 58,000। अब 58 देखने में डर लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रेशियो बन रही होगी। समझ रहे हो टेबल क्यों ज़रूरी है? इसलिए टेबल ज़रूरी है। ये सिखाने की चीज़ नहीं है, ये इंस्टिंक्ट की चीज़ है। इंस्टिंक्ट समझते हो? इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होती है? इंस्टिंक्ट बस अंदर से तुमको फील आता है, यही होता है वो फील। हाँ, 58 से 29 से कट जाएगा 58। समझ में आ रहा है। या मान लो यहाँ पे वो फिगर लिख देगा सैलरी 1,16,000। अब जिसकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं, वो डर जाएगा 1,16,000 फिगर दे के क्वेश्चन में। पर वो बेटा कट रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसे फिगर से, और कटते ही वो बन जाएगा 4, और क्या बन जाएगा 12,000। 30 तक की टेबल आ जानी चाहिए अब तक। फ्राइडे। ठीक। चलो आगे। द फेमस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। अब ये देखो यहाँ पे बढ़िया से एक लिस्ट बना लो। देखो गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई? बढ़िया इन द सेंस जो हमें पढ़ाई जाती है कि यहाँ पे ये बढ़िया चीज़ हो रही है। हिंदू रिलीजन अपने किस पे चला गया? जेनिथ पे। जेनिथ मतलब पीक। इंडिया के पास जो गोल्ड आज तक टोटल रहा है, गोल्ड सबसे ज़्यादा कब किस पीरियड में था? गुप्ता पीरियड में। समझ में आ रहा है। कौन सी लैंग्वेज सबसे पॉपुलर हुई? संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज सबसे पॉपुलर हुई? संस्कृत। अब देखो गुप्ता पीरियड, अच्छा गुप्ता पीरियड के उस समय कोर्ट लैंग्वेज भी क्या होगी? कोर्ट लैंग्वेज समझते हो? कोर्ट लैंग्वेज, कोर्ट। अरे पहले जैसे कोर्ट तो होते नहीं थे, राजा जहाँ बैठते थे वही कोर्ट कहलाता था। तो राजा का दरबार को बोलते हैं कोर्ट। दरबार को बोलते हैं कोर्ट। तो राजा साहब की दरबार जब लगेगी, तो दरबार में जो भाषा चलेगी वही उनकी नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी। जैसे जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ तो कोर्ट लैंग्वेज बन गई पर्शियन, जिसको बोलते हैं फारसी। मतलब बोलते हैं क्या फारसी बोल रहा है भाई? मतलब उस समय फारसी एलिट लोगों की भाषा थी। क्या फारसी बोल रहा है? फारसी मीन्स पर्शियन। समझ में आ रहा है। उर्दू तो आम आदमी की भाषा थी, कोर्ट की भाषा क्या थी? पर्शियन। समझ में आ रहा है। अब ऐसे गुप्ता पीरियड में जो कोर्ट की भाषा वो थी, वो क्या थी? संस्कृत। आम आदमी की भाषा क्या थी? पाली प्राकृत। पाली और प्राकृत। अब देखो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कुछ कुछ बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हुए। पहला लिखो, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया? नो। उस दिन जीके की क्लास अगर किसी ने की होगी तो उसको याद होगा, मैंने बार बार बताया था। फाइंड कहाँ किया था? जीरो कब से लिखा? हनुमान चालीसा में जीरो का वर्णन है। तो फाइंड आर्यभट्ट कहाँ से कर लेगा? आर्यभट्ट तो गुप्ता पीरियड में आया। मेरी बात समझ रहे हो? हिस्ट्री तुम ये मत सोचो तुमसे क्यों बेसिक्स पूछ। हिस्ट्री इसलिए थोड़ी पूछता, तुम्हें हिस्टोरियन बना रहा है। अब तुम्हें वकील बनना है ना? थोड़ा पढ़े लिखे वकील बनोगे तो कुछ कुछ तो आना चाहिए। अब तुम सोच रहे हो आर्यभट्ट ने जीरो बनाया। अब गुप्ता पीरियड में आया था आर्यभट्ट। गुप्ता पीरियड आज से 1,000 1,200 साल पुराने समय की बात कहता है। 1,200 साल पहले जीरो आएगा? जीरो तो कब से चल रहा होगा भाई? जब से ट्रेडिंग चल रही होगी। तो ये बात तय है कि जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, बट इंडिया में किसने इन्वेंट किया आज तक नहीं पता। इसीलिए आंसर होता है एनोनिमस इंडियन। अब वाई इज जीरो एसोसिएटेड विद, चेक कर लेना, गूगल कर लेना, वाई जीरो एसोसिएटेड विद आर्यभट्ट। तुम बोलोगे तो फिर हमें ये क्यों पता है? क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में लिखा बहुत। अपनी लाइफ में आर्यभट्ट ने जीरो के बहुत थ्योरम्स दिए, इसलिए जीरो से रिप्लेस कर लिया आर्यभट्ट को। जैसे सस्ते बिस्किट से रिप्लेस कर लिया पार्ले जी को। समझ में आ रहा है। गुप्ता पीरियड। अब देखो आर्यभट्ट क्यों फेमस है? जीरो वाली बात बता दी। अब देखो एक एक बंदा सुना होगा, तुम सबने बचपन में पढ़ा होगा, कालिदास। पढ़ा है? क्या थे बहुत बड़े? गुप्ता पीरियड में एक फेमस आदमी कौन है? आर्यभट्ट। इज आर्यभट्ट एसोसिएटेड विद जीरो? यस। मैंने पूछा इज आर्यभट्ट एसोसिएटेड, ऑब्वियसली इतने थ्योरम दिए थे। फाइंड नहीं किया है, फाइंड बहुत पहले हो चुका है। और हिस्ट्री मत रटो, पर मोटी मोटी हिस्ट्री आनी चाहिए कि गुप्ता पीरियड 1,200 साल पुराना है। बुद्धिज्म लगभग 2,500 साल पुराना है, 500 BC। क्राइस्ट से 500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा पैदा हो गए। क्राइस्ट के 500-600 साल बाद हजरत मोहम्मद पैदा होंगे। समझ पा रहे हो? इतनी तो तुमको सीक्वेंसिंग आनी चाहिए नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी कहलाने के लिए भी। समझ में आ रहा है। गुप्ता पीरियड में पहला फेमस आदमी आर्यभट्ट। वाई इज आर्यभट्ट फेमस? बिकॉज ही गेव अ लॉट ऑफ थ्योरम्स। दूसरा एक फेमस बंदा तुम बचपन में पढ़ा होगा, कालिदास। सुना है कालिदास? कालिदास को बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लिखो कहाँ है कालिदास। दूसरा बंदा कौन हुआ? कालिदास। कालिदास इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की एक फेमस किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, पढ़ा होगा बचपन में? नहीं? अभिज्ञान, नाम सुना है ना? तो बेटा नाम सुना इसीलिए था क्योंकि पढ़ाई में था। अभिज्ञान शकुंतलम।
और दूसरा मेघदूत, सुना है मेघदूत? सुना है मेघदूत? यार बचपन की जीके बुक सुना है? मेघदूत भी किसने लिखी है? कालिदास। समझ में आया? फिर इनके में एक फेमस बंदा हुआ, वत्सयान। वत्सयान, एक किताब सुनी होगी तुमने, कामासूत्र। कामासूत्र सेक्स के बारे में बहुत डिटेल बात करती है। तभी तो एक कॉन्डम्स आते हैं कामासूत्र, जिसका परफ्यूम भी आता है, पॉकेट परफ्यूम, ऐसे के एस कामा सूत्र। जैसे रामदेव ने पतंजलि कहाँ से निकाल लिया फिलोसफी से, किसने दी थी? योगा नाम की फिलोसफी किसने दी थी? फिलोसफी वाज पतंजलि। इन द सिमिलर वे एक किताब लिखी गई कामा सूत्र। कामा सूत्र को वेस्ट में भी बहुत पढ़ा जाता है, आज भी मानते हैं सेक्स पे उतनी एग्जॉस्टिव किताब किसी ने लिखी ही नहीं है। कामा सूत्र लिखी किसके उस टाइम पे गई थी? गुप्ता पीरियड। लिखो उसका नाम, वत्स्यान। वत्स्यान। कौन सी बुक लिखी थी? काम मीन्स काम। काम का मतलब क्या होता है? नहीं, काम मीन्स सेक्सुअल प्लेजर, काम काम। काम, मोह, अर्थ, नहीं पता है? अरे जितने भी पुराने शहर के चौक, अच्छा ये बताओ पुराने शहरों में चौक क्यों होता था? चौक, चौक, चौक मतलब समझते हो? चौक, चौक मतलब चौराहा, चौक मतलब चौराहा। हर पुराने शहर में एक चौक होती है। लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी है, बंगाल में भी है, जोधपुर चले जाओ वहाँ भी है, दिल्ली में भी है, कहीं ना कहीं चौक जरूर होती है। चौक क्यों बोलते हैं उसको? कि चार रास्ते हैं, तो वो चार रास्ते जा कहाँ रहे हैं? कहाँ हर तरफ? हाँ, देखो जो पुराना कॉन्सेप्ट होता था जहाँ से चौक वर्ड आया है, अब हम इतने शहर में आ गए, हमने इतना अर्बनाइजेशन देख लिया है कि अब इसका डिफीट हो गया है पर्पस। पर चौक बनाए कैसे जाते थे शहरों में पुराने ज़माने में? ये माना जाता है आदमी अपनी लाइफ में चार चीज़ें करता है। एक, अर्थ कमाता है। अर्थ मतलब पैसे, अर्थ। फिर इसके बाद एक उसको मोक्ष भी चाहिए होता है ना? और पैदा होने को क्या बोलते हैं? बर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनसे रिलेटेड ही कुछ होता है, जन्म, अर्थ, मोक्ष, और एक होता है काम। आदमी के बताते हैं चार ही काम है। समझ में आ रहा है? अर्थ मीन्स पैसा कमाना, जन्म, मोक्ष और काम। इसलिए तुम देखोगे बनारस में जाके देखोगे तो जो चौक का एक किनारा होता है वहाँ पे घाट बने होते हैं, जहाँ लोगों को जला देते हैं, दफना देते हैं। ऐसी जगह बनी होगी चौक के एक सीधे रूट पे, किसी भी चौक चले जाओ वहाँ पे तुम देखना चार रास्ते होंगे, कोई ना कोई मार्केट होगी। एक साइड की मार्केट, ये फ्लैट में नहीं पूछेगा, एक साइड की मार्केट, उसको लिखो मत, एक साइड की मार्केट कोई वहाँ पे पक्का कोई ना कोई मंडी होगी, गल्ला मंडी, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है? अर्थ, अर्थ। और एक मंडी होगी जहाँ पे कोई ना कोई नदी वदी होगी जहाँ पे लोग नहाने वाने जाते होंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा विजिबल अभी बनारस में है। बनारस में देखोगे तो चार रास्ते हैं, और एक रास्ता है जो तुमको यहाँ लेके जाता है, ब्रॉथल हाउस। ब्रॉथल क्या होता है? जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। तो काम और प्लेजर, किसी भी चौक को देखोगे चौक का कॉन्सेप्ट ही यही है। जो इंसान के चार काम है वो चार कामों की तरफ वो सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए वो चौक कहलाया। चलें आगे? चलो, आर्यभट्ट लिख लिया, और वत्स्यायन लिख लिया। वत्स्यायन ने क्या दिया? कामसूत्र। कालिदास ने दो किताबें दी, वेगदूत और अभिज्ञान। स्पेलिंग अब तुम देख लेना, ठीक? अभिज्ञान शकुंतलम। अरे पूछता है, कामासूत्रा किसने लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, मेघदूत किसने लिखा। नहीं पूछता होता तो तुम्हारे दिमाग में मेघदूत क्यों है? कहीं पढ़ा है ना मेघदूत? और कालिदास क्या थे? शेक्सपियर ऑफ। अभी देखो काली, अब काली ये, अब ये किताब तुम्हें लग रहा होगा ना ये कामासूत्रा का कोई वैल्यू नहीं है सर, वेस्ट में देखो इस पे कितना रिसर्च हुआ है। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कल्चर वॉज गेटिंग रिच और पुअर, ऐसा मानते हैं कि इसलिए जेनिथ पे जा रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ संस्कृताइजेशन। और तुम देखो उसी टाइम पे कौन आ रहा है? आर्यभट्ट आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे ये भी आ रहा है, वत्स्यायन भी लिख रहा है, उसी टाइम पे कालिदास भी लिखा जा रहा है। तो लिटरेचर में भी गुप्ता पीरियड बहुत आगे था, पीक पे था। चले आगे? चलो आगे लिखो। अरे सॉरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिरत्न? अब देखो, याद रखो, याद रखो ये चीज। जैनिज्म में केबीसी वर्ड याद रखेंगे। जैनिज्म में कौन सा वर्ड याद रखेंगे? केबीसी। जैनिज्म कहता है राइट नॉलेज। एक आदमी के पास हमेशा राइट नॉलेज होनी चाहिए। एक आदमी के पास क्या होना चाहिए? राइट बिलीफ, मतलब वो जिसमें भी बिलीव करता है वो राइट होना चाहिए। और एक होता है राइट कंडक्ट, उसको अपनी लाइफ में कंडक्ट हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो के बी सी, ये जैनिज्म के क्या है? तीन रत्न जिसपे जैन धर्म पूरा टिका हुआ है। राइट नॉलेज, के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिलीफ, सी फॉर कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। तो अब बता दो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्री रत्न? नॉलेज है,
फेथ है, फेथ मतलब बिलीफ, फेथ मतलब बिलीफ, नॉलेज भी है, कंडक्ट भी हो रहा है। राइट 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 लाइवलीहुड कहाँ मेंशनड है? राइट लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड मेंशनड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में। चलें आगे। हम्म? अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखो। देखो, लॉर्ड बुद्धा की जब डेथ हुई तो ये पंगा पड़ा कि अब बुद्धिज्म की गद्दी संभालेगा कौन? अशोक, अशोक नहीं, अशोक, अशोक नहीं। अशोक, अरे यार लॉर्ड बुद्धा ये जीरो है। अशोक बुद्धा इधर ही ये लॉर्ड बुद्धा इधर आए थे। तो लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद जो बड़े बड़े राजा हुए हर्षवर्धन टाइप के, ये लोग बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाते थे। क्या बुलाते थे? बुद्धिस्ट काउंसिल। हमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। बुद्धिस्ट काउंसिल कब बुलाई गई? आफ्टर डेथ ऑफ, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। तो कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई? 4। चारों हमें याद करनी होती है, लिखो। पहली लिखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। क्या हो गया विष्णुगुप्त? कौन था विष्णुगुप्त? हाँ, चाणा, चाणक्य। पहला लिखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अजात शत्रु। किसने किया था? अजात शत्रु। किस जगह किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, राजगीर में। राजगीर, राजगीर कहाँ है? बिहार में। राजगीर किस लिए फेमस है? यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? हाँ, लंदा। समझ गए? अजात शत्रु के टाइम पे क्या हुआ? फर्स्ट बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल किस शहर में हुई? राजगीर, बिहार। वाइज राजगीर फेमस बिकॉज वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर। दूसरा कराया काल अशोक ने, काल अशोक ने, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। किसने कराई? काल अशोक। कहाँ पे कराई? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। इसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई अशोक ने। अशोक ने कराई पाटलिपुत्र मतलब पटना में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराई? पाटलिपुत्र। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई किसने? कनिष्क ने। किसने कराई? कनिष्क ने कराई कुंदलबन में। कुंदलबन कहाँ है? कश्मीर में। अब देखो, प्लीज याद कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। कुंदलबन कहाँ पे है? बस मेरी बात सुन लो जल्दी जल्दी। मैंने क्या बोला? बुद्धा की डेथ के बाद, लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज्म को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई जाती थी। बुद्धिस्ट काउंसिल कोई छोटा काम तो था नहीं उस टाइम, सोशल मीडिया नहीं है। एक टाइप की जूम मीटिंग है, और ऐसी जूम मीटिंग है जहाँ दुनिया भर के लोग आएंगे। आएंगे ही, बड़ी होती थी, बहुत बड़े लेवल पे होती थी बुद्धिस्ट काउंसिल, पूरी दुनिया से लोग आते थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आई हैं, अब चारों से हमसे पूछता है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजात शत्रु के बारे में, अजात शत्रु ने कराई। अजात शत्रु ने कहाँ कराई? राजगीर में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई किसने? काल अशोक ने। काल अशोक ने कहाँ कराई? वैशाली में। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई अशोक ने, और कहाँ कराई? पाटलिपुत्र में। चौथी कराई किसने? कनिष्क ने। कनिष्क ने कहाँ कराई? कुंदलबन में। कुंदलबन कहाँ है? कश्मीर। कैच क्या है? 3 बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसी हैं जो बिफोर कॉमन एरा में हुई हैं। देयर इज ओनली वन बुद्धिस्ट काउंसिल विच हैपेंड इन कॉमन एरा और एडी। बताओ कौन सी? सुन नहीं रहे हो क्या? मैंने क्या बोला? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से 3 बुद्धिस्ट काउंसिल बिफोर कॉमन एरा हुई हैं, एक बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर कॉमन एरा हुई है। अरे भाई, यहाँ देखो, लॉर्ड बुद्धा लगभग 500 BC में जिंदा थे, तो 500 साल थोड़ी जिंदा रहेंगे। 70-80 साल के होके निपट गए। बाकी 400 साल में बुद्धिस्ट काउंसिल होती रही। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसे नहीं हो रही है कि हर साल, ये 100-100 200-200 साल के गैप पे हुई हैं। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कितने 200-200 साल पे हो रही हैं। हम इकट्ठी 4 पढ़ ले रहे हैं। तभी तो चौथी जो है वो एडी में हो रही है। समझ में आ रहा है? ये छोटा इवेंट नहीं होता था, हर 100 200 साल बाद एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती थी। फिर वो बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अगर कुछ चेंज करना होता था तो चेंज करती थी, फिर आम जनता उसको इंप्लीमेंट करती थी। समझ में आ रहा है? पहली किसने कराई? दूसरी किसने कराई? काल अशोक। तीसरी अशोक। चौथी कनिष्क। कनिष्क ने कहाँ कराई? कश्मीर। कुंदन, कुंदलबन। अशोक ने कहाँ कराई? पटना में। अजातशत्रु ने कहाँ कराई? राजगीर में। और काल अशोक ने कहाँ कराई? तीनों बिहार में हुई है। ये जो जीरो से पहले वाली हैं ये कहाँ हुई है? बिहार में। ये कश्मीर वाली बाद में हुई है। समझे? तभी तो तुम देखो बुद्धिज्म कहाँ तक फैला हुआ है। चाइना, वियतनाम, जापान, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट रिलीजन ही तो मानता है। ये जो रोहिंग्या का इशू है ये ऐसे भी था। अरे रोहिंग्या का इशू इसलिए बढ़ गया था क्योंकि अफगानिस्तान में लॉर्ड बुद्धा की सबसे बड़ी इमारत थी। मोनोलिथ था, मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही ईंटे से बनी हुई चीज। ये बिल्डिंग मोनोलिथ नहीं है। मोनोलिथ समझ रहे हो? एक ही रॉक से बना हुआ बिल्डिंग, इतना बड़ा रॉक लेके आए कि उसी से बना दी पूरी। समझ में आ रहा है? जैसे लेके आगे मान लो 50 फीट की कोई सिल्लक सल्लक सीधी सीधी। कौन क्या?
कोई वॉल टाइप की ले आए, कोई कंक्रीट ले आए, उसी को कार्व करके क्या कर दिया, मूर्ति बना दी। तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ी थी 2013-14 के आसपास। खाली यही रीज़न नहीं है, बट इस रीज़न से तेज़ हो गया मामला। 2013-14 में तालिबानीज ने ये गिरा दी थी, तोड़ दी थी। क्या किया था, ब्लास्फेमी, सैक्रिलेज, समझ में आ रहा है, आइकॉनोक्लास्ट, ये तीनों कांड कर दिए। अब यहाँ पे देखो म्यांमार है, एक देश म्यांमार, म्यांमार है मोस्टली बुद्धिस्ट रिलीजन। ये साउथ ईस्ट एशिया जाओगे यहाँ बुद्धिज्म बहुत है। वो तो हमारे इंडिया में बुद्धिज्म इतना नहीं है, तभी तो एग्जामिनर इतने सवाल पूछता है बुद्धिज्म से। इंटरनेशनल रिलीजन है बुद्धिज्म, तभी तो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया है। समझ में आ रहा है। चाइना वाइना पूरा बुद्धिस्ट था, वो तो माओ आ गया तो बुद्धिज्म खत्म कर दिया। कि चाइना में लेके आ गया वो कम्युनिज्म, क्या ले आया। और कम्युनिस्ट लोग एंटी रिलीजियस होते हैं, कम्युनिस्ट। चाइना में कौन सा क्या ले आया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और कम्युनिस्ट हमेशा क्या होगा, अथीस्ट। इसीलिए भगत सिंह बोलते थे मैं अथीस्ट हूँ। और भगत सिंह की एक किताब है, वाई एम आई एन अथीस्ट। उसमें वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं क्यों मैं एक अथीस्ट हूँ, मैं किसी धर्म में फॉलो नहीं करता हूँ। कि 1917 के आसपास रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और रशिया ही ऐसा देश था जो कम्युनिज्म को प्रोपोगेट करता था। तो जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो दुनिया भर के जो यंग लड़के थे वो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो गए। किससे इंस्पायर हो गए, रशियन रेवोल्यूशन से। और भगत सिंह इसी टाइम के तो है। तभी तो भगत सिंह ने 1925 में एक पार्टी बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और अथीस्ट थे, ही डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। देखोगे तभी देयर इज अ रीजन व्हाई भगत सिंह इज वेरी मच पॉपुलर इन पाकिस्तान ऑल्सो। कि पाकिस्तान कैसा देश है, एक थियोक्रेसी है पाकिस्तान, क्या है, एक थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है, क्रेसी मीन्स पावर, थियो मतलब रिलीजन, पावर इज इन डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ सम रिलीजन। डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, भगत सिंह इज रिस्पेक्टेड अलॉट देयर। समझ में आ रहा है। वो अथीस्ट थे, वो किसी भी रिलीजन में बिलीव करते ही नहीं थे। और कोई भी कम्युनिस्ट कभी भी किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करेगा, इसीलिए चाइना का कोई भी रिलीजन नहीं है। इसलिए चाइना में एक जगह है जिनजियांग, जिनजियांग, ये है चाइना, यहाँ पे है जिनजियांग, यहाँ पे है यूगुर मुस्लिम्स। 2022 क्लैट पैसेज आया था पूरा इंग्लिश में, यूगुर मुस्लिम्स। यूगुर मुस्लिम्स को परेशान कौन करता है, चाइनीज। कि चाइनीज है अथीस्ट और यह है रिलीजियस। समझ में आया। चले आगे। भगत सिंह का कौन सा रिलीजन, ऑन पेपर सिखिज्म, ऑन पेपर सिखिज्म, बट लाइफ को जीते जीते ही स्टार्टेड कॉलिंग हिमसेल्फ एथीस्ट। एंड देयर इज अ बुक, एक पूरी किताब है, उस किताब में उन्होंने समझाया मैं क्यों अथीस्ट हूँ। चले आगे। कम्युनिस्ट हमेशा क्या होगा, अथीस्ट। इसलिए चाइना में कोई रिलीजन का डोमिनेशन है, चाइना कोई धर्म बिलीव नहीं करता। वो लोग बिलीव किसमें करते हैं, वर्क पे नहीं, बस अथीस्ट है, नहीं बिलीव करते, नेचर वेचर की वर्शिप करते हैं। समझ में आ रहा है। वर्क पे क्या है, वर्क तो जिससे कराने लगे हम तुमको पकड़ ले, और तुम्हारे घर वाले भी तुमसे बोल दे कि हमको कोई मतलब नहीं, एक हफ्ते जो करना है करिए, हम तुमसे ही वर्क कराने लगेंगे। वर्क का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना, बुद्धि पकड़ लो, वर्क कराओ, जिसपे स्लेव्स पकड़े जाते थे। चले आगे। ये याद रखना प्लीज चारों, अब देखो चारों से कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, भूलना मत। ये याद रख लोगे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, बताओ जल्दी। नहीं, आंसर है, लिखो चंद्रगुप्त। तुमको याद था, पर कब पढ़ाया, तो पढ़ाया था, हो सकता। अब मेरी बात फटाफट सुन लो। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, वो दुनिया की एक टाइम पे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, ठीक। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ थी, राजगीर में। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। अब देखो गुप्ता पीरियड के टाइम पे एक चीज़ और ऐड हो गई, क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है। पूरी दुनिया का लर्निंग सेंटर था ये, फाहियान युआंग सांग ये सब यहाँ घूमने ही आते थे। दुनिया के टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं। फिर एक बंदा आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 200-300-400 साल बाद डिस्टर्ब कर दिया, पूरी डिस्टर्ब हो गई, खत्म हो गई। 2010 में एक, एक इकोनॉमिक्स का नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन, सुना है अमर्त्य सेन, नहीं। इंडिया का पहला आदमी है जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। डर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन टू गेट अ नोबेल इन इकोनॉमिक्स इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन और एपीजे अब्दुल कलाम ने सरकार को बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस सही कराओ सर। तो 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी वापस बनाई गई। अब नालंदा यूनिवर्सिटी का विकीपीडिया खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है 14 ईयर ओल्ड या 15 ईयर ओल्ड, 2025। कब बनाई गई वापस, 2010 में। सबसे पहले किसने बनवाई थी, गुप्ताज ने।
गुप्तास के बाद हु डिस्टर्ब्ड इट? अलाउद्दीन खिलजी। वापस कब बनाएगी? 2010 में। अब देखो, डरना नहीं यहाँ से। ये आज भी इतनी सेलिब्रेटेड यूनिवर्सिटी है कि जो इसका चांसलर है, चांसलर एक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा आदमी होता है। जो चांसलर है वो है अरविंद पंगड़िया। कौन है? अरविंद पंगड़िया। ये कौन है? ये अब मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता नीति आयोग कितनी पावरफुल बॉडी है, पढ़ा रखा है। 2014 में क्या बनाया गया था? नीति। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? तो वाइस चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो गया। मोदी जी हर काम तो करेंगे नहीं। अरविंद पंगड़िया वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और वो कहाँ का चांसलर है? नालंदा का। अरविंद पंगड़िया की एक खास बात, कितना बड़ा आदमी है। दूसरा, अरविंद पंगड़िया, फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ रखा है। पढ़ रखा है आर्टिकल 280 में। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा बांटना। इस समय 16th फाइनेंस कमीशन बन रखी है देश में, पढ़ा रखा है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी बनी हुई है करंटली, करंट अफेयर, 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? अरविंद पंगड़िया। समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में आ गया? अरविंद पंगड़िया से दो चीजें याद रखोगे तो करंट अफेयर है भाई, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। कि 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? पंगड़िया। फाइनेंस कमीशन के बारे में जो चीज़ें पढ़नी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ चुके हैं। फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कितने साल में बनाई जाती है? 5 years। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। याद रखना। चले आगे, बोलो चले। जल्दी बता दो। कौटिल्य किसके टाइम पे था? गुप्ता के टाइम था। गुप्ता के टाइम पे तो कालिदास है। मौर्य के टाइम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को पावर में लाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का असली एडवाइजर कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के अलावा चाणक्य, उसने किताब लिखी अर्थशास्त्र। तो यही तो लिखा है, कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, वो हमें किसके एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया देती है? मौर्यंस। चलें आगे। जल्दी बता दो। देखो, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड चार चीजें याद रखो। लॉर्ड बुद्धा का असली नाम राहुल, उनके बेटे का नाम था रिली, सॉरी, सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। लॉर्ड बुद्धा बर्थ कहाँ हुई? बता दो। लॉर्ड बुद्धा की बर्थ कहाँ पे हुई है? लिखो, लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी। बर्थ लुम्बिनी, नेपाल में। किसका फोन आ रहा है? हाँ, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया है? अरे, तो कोई गलत काम थोड़ी हो रहा है। 31 पे निकलो। लुम्बिनी कहाँ हो रही है? नेपाल। टाइम अप। नेपाल। थर्ड लिखो। सैल्वेशन कहाँ मिला बुद्धा को? सैल्वेशन समझते हो? आम आदमी से जो भी वो खास आदमी बने। हाँ, सैल्वेशन। अच्छा, बुद्धा को सैल्वेशन मिला तो सबसे पहले क्या काम किया? बिहार छोड़ दिया। सबसे पहले क्या काम? बिहार। सैल्वेशन कहाँ मिला? नहीं, बिहार तो बहुत बड़ा हो गया। लिखो सैल्वेशन में, लिखो सैल्वेशन मतलब इनलाइटमेंट। इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कहाँ मिला है? बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? इनका नाम क्या था? वेकअप सिड। बर्थ कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। वेयर इज लुम्बिनी? इन नेपाल। इनलाइटनमेंट कहाँ मिला? बोध गया में। डेथ कहाँ पे हुई? डेथ खुशी नगर। किसने बताया? मालूम है तुमको खुशीनगर कैसे? इसीलिए तुम देखोगे खुशीनगर में एक साल पहले योगी जी ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दी। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्यों? जापान, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? कि उनकी डेथ प्लेस की जगह है ना। समझ में आ रहा है? कुशीनगर बहुत डेवलप हो रहा है। अब मेरी बात याद रखो, तभी तो देखो ना, सैल्वेशन मिला बोधगया में, तुरंत छोड़ के कहाँ भागा है? यूपी। बिहार छोड़ दिया। यूपी कुशीनगर में है। यूपी, तभी तो योगी बनवा रहा है एयरपोर्ट। योगी जी। पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ यार। योगी जी। चलो आगे। तो सबके ही नेता भाई योगी जी। चलो आगे। बिगेस्ट हड़प्पन साइट? राखी गढ़ी। राखी। राखी सावंत। अब देखो, एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान इसलिए फेमस थे क्योंकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सोवरेनिटी नहीं मानी थी। टीपू सुल्तान का एक डायलॉग भी है कि आई वुड लाइक टू डाई, आई वुड लाइक टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ वन डे, देन टू लिव लाइक अ वुल्फ फॉर होल माई लाइफ।
मतलब भीख भीख नहीं मांगूंगा, बेसिकली समझ में आ रहा है। तो टीपू सुल्तान के एक फादर हुए वेरी पॉपुलर, हैदर अली। नाम सुना है? हाँ, क्या गया? अरे फेमस आदमी हुए हैदर अली। हमें नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया को नहीं आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हैदर अली नाम के एक राजा हुए, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। समझ में आया? बट टीपू सुल्तान ज़्यादा फेमस आदमी था। तुम अपने पापा से फेमस हो जाओगे तो पापा को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। फेल हो जाओगे तो तुम्हारे पापा के नाम से तुम जाने जाओगे कि XYZ का लड़का है। समझ में आ रहा है? और तुम फेमस होगे तो बोलेंगे अर्चित के पापा है, बस वैसे ही समझ लो। तो टीपू सुल्तान ज़्यादा फेमस हुआ था, हैदर अली ज़्यादा मजबूत। बताओ क्यों? हैदर अली, ये जो अभी कृष्णदेव राय पढ़ रहे थे, विजयनगर, विजयनगर एम्पायर हुआ करती थी। विजयनगर एम्पायर टूट टूट के थोड़ी सी रह गई, वो कहलाई वोडियार डायनेस्टी। याद नहीं करना है, वोडियार। वोडियार डायनेस्टी में एक सेनापति था हैदर अली नाम का। अब ये इतना होशियार था कि सेनापति से बन गया वहाँ का राजा, और इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया मेरा खुद का यहाँ पे मैसूर किंगडम है। कौन सा किंगडम? तभी तो विजयनगर से नाम पड़ेगा मैसूर। समझ में आ रहा है? अब अंग्रेजों ने और टीपू सुल्तान ने और हैदर अली ने, मतलब मैसूर वर्सेस ब्रिटिश में 4 वॉर हुए। कितने वॉर हुए? 4। अरे जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे तो इंडिया इंडिया थोड़ी था। यहाँ पे अवध के राजा बैठे थे, नवाब साहब। यहाँ बंगाल में नवाब साहब, हैदराबाद में निज़ाम साहब, यहाँ पे विजयनगर बैठा हुआ था, है ना? सब बटे हुए थे। यहाँ पे कोई कोई बैठा था, बहामी किंगडम बैठा हुआ था, अलग अलग बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने आके पहले इन सबको एक एक करके निपटाया। अंग्रेजों ने एकदम देखो एकदम से कैसे अंग्रेज रूल करेगा, एकदम से आके रूल कर लिया। सबसे पहले मारा बंगाल, बंगाल को। बंगाल क्योंकि सबसे रिच एरिया था। क्यों रिच था? उस समय एग्रीकल्चर होती थी। अब एग्रीकल्चर की खासियत है जहाँ पानी होगा वहाँ सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये मुगल राजा अपने पास रखता था ये वाला एरिया। क्योंकि ये देखो कौन सी नदी आई, गंगा, ये आई ब्रह्मपुत्र, तो ये रीजन था बहुत फर्टाइल। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ। सबसे पहले मारा किसको? बंगाल को। बंगाल के बाद किसको मारा? यूपी तो छीन लिया, यूपी तो छीन लिया था, ये बोल के कि गवर्नेंस सही नहीं हो रही है। तभी तो बेगम हजरत महल लड़ती उन्हीं के नाम पे तो हजरतगंज है। दिल्ली बहुत छोटा था। सबसे पहले इनको मारा, इनके बाद मराठाओं को मारा, मराठाओं के बाद इधर हैदराबाद को खींच लिया, फिर इधर मैसूर को मारा। धीरे धीरे मारते मारते सबको एक कर लिया। जब पता चला सबको लात एक ही आदमी मार रहा है, वहां से नाम आया इंडिया। सच्चाई है ये। इंडिया वुड नेवर हैव बीन इंडिया इफ ब्रिटिशर डिड नॉट केम। ब्रिटिशर्स नहीं पहले जोड़ा, फिर जब पता चला हम सबको एक ही आदमी मार रहा है, तब हम इंडिया बने। नहीं तो यहाँ मराठा बैठे थे, यहाँ अवध में अवध बैठा था, यहाँ निजाम बैठा था, काहे का इंडिया? इनको तोड़ तोड़ के कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया उस जगह का नाम इंडिया रख दिया, वही आज इंडिया है। आ रहा है? तो इसको याद रख लो, स्टुअर्ट इसका आंसर है। खैर इन्होंने देखो सुनो, इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। मैसूर वर्सेस ब्रिटिश की कितनी वॉर्स हुए? 4। 4 में से 2 लड़े पापा ने, हैदर अली ने, और 2 लड़े टीपू ने। हैदर अली ने पहला जीत भी लिया था, पर हैदर अली दूसरे में बहुत बूढ़ा हो चुका था, मर गया। तीसरा वाला टाई हुआ, नहीं तीसरे वाले में वो जीत गया, ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान के दोनों बेटे उठा लिए। और उस टाइम पे 50 या 60 लाख रुपए मांगे थे, किससे? टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान ने अपने बच्चे लेने से मना कर दिया था, और 4th वॉर लड़ाई लड़ ली। इसीलिए तो टीपू सुल्तान को महान बोलते हैं इतना। बात महान तो कायदे से हैदर अली है, ये धीरू भाई अंबानी है, ये मुकेश अंबानी है। इसने बच्चे नहीं लिए, इसने लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ी में मार गया, मरा, इसलिए मार्टियर कहलाया। इसीलिए आज भी टीपू सुल्तान की इज्जत है। समझ में आ रहा है? बाकी अभी टीपू सुल्तान पे क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से भी दोस्ती कर ली थी, इसको पीटने के लिए, ब्रिटिशर्स को। समझ में आया? चलो आगे। कौन? हाँ हार गए थे, लेकिन मेरी बात सुनो, टीपू सुल्तान इसलिए फेमस है ना यार, हारने का एक तरीका भी होता है। एक होता है तुमने झुक के, कोई हारता ही नहीं है, झुक के आप सिर्फ सोवरेनिटी ले लेते हो। ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, सब्सिडरी अलायंस, वो ब्रिटिशर सबको देते थे। सब्सिडरी, सब्सिडरी अलायंस ये कहता था तुम रूल करो, मेरी एक आर्मी तुम्हारे घर में बैठी रहेगी, और उस आर्मी का खर्चा उठाना, और मुझे जब लड़ने के लिए चाहिए होगी तो भेज देना। अब जब ये आर्मी मेरी है, खर्चा तुम कर रहे हो, तो ये किसके लिए लड़ेगी? मेरे लिए। और तुमने ज़्यादा बदमाशी की तो तुम्ही को पीट दूंगा। इसीलिए तुमने देखा है शहरों में एक जगह बनी होती कैंटोनमेंट। लखनऊ में भी एक जगह बनी है कैंट, लखनऊ कैंट। कैंट में कौन बैठता था? आर्मी। किसकी आर्मी? अंग्रेजों की। जो हमारा ये अवध था, अवध ने भी एक्सेप्ट कर ली थी सोवरेनिटी, किसकी? ब्रिटिशर्स की। तभी तो तुमने एक जगह देखी है लखनऊ में बनी है, रेसिडेंसी। रेसिडेंसी में कौन रहता था? रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन था? अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव, जो राजा की कोर्ट में बैठता था कि राजा कोई बदमाशी ना कर दे, वही कहलाई रेजिडेंसी। रेजिडेंसी में रहता था रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन था? जो ब्रिटिशर का रिप्रेजेंटेटिव होता था, कहाँ पे? रूलर की कोर्ट में, उनके दरबार में बैठता था ताकि कोई बदमाशी ना करे ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब ये अवध हो गया, सिंधिया हो गए, जो सिंधिया है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
इन सब ने सब्सिडरी अलायंस कबूल कर ली थी, इसलिए तो आज भी जिंदा रहेगा ये सब। लेकिन टीपू सुल्तान वुल्तान ने नहीं की, तो फेमस कौन होगा? इसलिए टीपू सुल्तान की जब तलवार बिकी थी, तो विजय माल्या नाम का एक बिजनेसमैन था जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, नहीं मतलब अब इंडिया से तो भाग ही गया ना, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव है, अब आएगा नहीं वो, इंडिया आएगा तो जेल हो जाएगी। तो जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम है ना, उसका असली मालिक विजय माल्या ही था। समझ में आ रहा है? तो जब टीपू सुल्तान की तलवार बिकी थी, तो ही गॉट वेरी फेमस, इसने टीपू सुल्तान की तलवार खरीदी थी। अब ये मुझे याद नहीं उस टाइम कुछ महंगी बिकी होगी। हाँ, अरे इसलिए लिया था ना क्योंकि विजय माल्या का भी जो भी पूरा एम्पायर है वो कहाँ पे, बैंगलोर में। बैंगलोर वाला एरिया तो मैसूर था, और मैसूर का राजा कौन था? टीपू सुल्तान। समझ में आ रहा है? पक्का। चलें आगे।